Welcome to Backbenchers Talk. It's an open space where we exchange our ideas and views. Today, we will be talking about the ongoing situation at the Indo-China border. I'll be joined by Shivam, Kalpesh. I'll also be joined by an ex-IAF pilot who has served in the area. He knows the terrain like back of his hand. His knowledge about avionics, his perspective, everything is very valuable to us. Unfortunately, he can only join us through audio link. However, I encourage everybody to follow him on the Twitter handle at the rate of Rotor Magic. I'll also be joined by Divya, a practicing lawyer and an independent defense analyst. His views, his columns regularly find space in leading Hindi newspapers. His depth and the grasp on the situation can be judged by reading his columns. Later on in the show, I'll also be joined by Anurag Dikshit to contribute his views and inputs. So, let's start. Today, what we are going to talk is just about the escalating issue around China and the India side. काफ़ी न्यूज़ में दोनों साइड आ रहा है. एक साइड ये आ रहा है कि मोदी ने हुंकार ली, चाइना थर-थर कांपा, और दूसरी साइड ये आ रहा है कि we are in a soup. So what we are doing here is we are not going into too much of the technicalities. For that, there's too many shows going around. What we are going to talk about is something very, very simple on what's really happening, what are the situation, and whatever we are speaking about is just based on OSNet, and the news and the reports is available in the open source. So we'll just start by that, and we'll start on the first thing there. बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है या लोगों को मालूम नहीं है ये जो इस टाइम पे जो सिचुएशन हो रहा है. दिस इज एट द लेक एंड दिस इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डोकलाम. सो what role has the Doklam played into this? Was that something, क्योंकि अब तक हम ये बहुत बोस्ट करते थे स्पेशली विद द पाकिस्तान साइड कि हाँ 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 हमारा इशू क्या नाम है चाइना के साथ भी है, बट हमारा ट्रेड अच्छा है, हमारा हर चीज़ अच्छा है. ये एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे अब तक हमने एक भी फायर नहीं किया एंड वी यूज्ड टू सेलिब्रेट इट. बट क्या ये इशू हैज़ नाउ गॉन फॉर द टॉस? दिव्या भाई. हाँ, डोकलाम से ये इस तरह रिलेटेड है कि जब डोकलाम में चाइना ने ये सब शुरू किया जो वहां पर रोड बनानी, तो वो जो जनरल बिपिन रावत ने जो फ्रेज यूज किया था सलामी स्लाइसिंग, तो वो उस इरादे से उन्होंने किया था और वो करते आ रहे थे बहुत, मतलब कई डेकेड से वो बड़े आराम से सब करते आ रहे थे. लेकिन हुआ क्या कि अचानक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टांस लिया और उनका जो पाथ है वो ब्लॉक कर दिया गया. सो दे वर टेकन अबैक. उन्हें लगा कि थोड़े बहुत दिन में मतलब फिर इंडिया वो कुछ कर लेगा, लेकिन हमने वहां अंगद की तरह अपना पैर अड़ा दिया. सो दे वर टेकन अबैक, और उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है. उन्हें वो उस रोड कंस्ट्रक्शन से पीछे हटना पड़ा, और फिर वुहान समिट हुई. और आफ्टर वुहान समिट चाइना में ये रूमर्स फैली कि शी जिनपिंग ने जो है वो मोदी के साथ कोई मनी डील कर कर अपनी जान बचाई है. ऑब्वियसली वो ये जो र्यूमर्स हैं ये कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर से ही आ सकती हैं, बिकॉज कम्युनिस्ट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द नैरेटिव. तो कोई ना कोई एक ग्रुप था जो शी जिनपिंग से नाराज था और उसने ये र्यूमर्स वहां पर फैलाई. सो आई थिंक ये भी एक रीजन था कि उसके बाद अब वो जो है पूरी इस बार पूरी तैयारी से पूरी प्लानिंग से ऑन ए बिग स्केल they tried to do what they have done in eastern Ladakh. अच्छा, एक और चीज हमको ये भी इस मामले में आपका क्या बोलना है कि ये जो फायरिंग अब एक तरह से वी कैन से दैट दिस रूल हैज बीन ब्रोकन. इट वाज अ अनसेड रूल कि हम लोग फायरिंग नहीं करते थे.
is it something which can lead to a further escalation going on? Yes, strategically speaking, it is a very big question. The Indian policy of strategic restraint जो हमारी रही पिछले मतलब आप समझिए कि जब से समदरोंग चू वाला जो मैटर सॉल्व हुआ है, उसके बाद से हम ये मान सकते हैं कि टुवार्ड्स पाकिस्तान एंड टुवार्ड्स चाइना वो जो एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट की पॉलिसी रही कि हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है और हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है, वो हम चलाते रहे। और ये दोनों तरफ, दोनों बॉर्डर्स पे हमने चलाई, एलओसी पर भी, एलएसी पर भी। बट क्या हुआ कि हमारे ऊपर बार बार युद्ध थोपा गया, लेकिन हम फिर भी वो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट चलाते रहे। जैसे पाकिस्तान की साइड से बार बार आतंकवादी हमले होते रहे, पार्लियामेंट पर हुआ, 26/11 हुआ, और इन्यूमरेबल जो हुए टेरर अटैक्स हुए, उसके बाद भी वो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट चलाते रहे। यही चाइना जो था वो सलामी स्लाइसिंग करता रहा, बॉर्डर इंसिडेंट्स होते रहे। एक जगह आए, उन्होंने तो पीछे जाने के लिए हमसे बोला कि आप दूसरी जगह से पोस्ट डिसमेंटल किए। ये यूपीए के दौरान बहुत हुआ है। तो और हम वो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट अपनाते रहे। तो फिर एक वो पानी जो था सर से ऊपर पाकिस्तान के मामले में गया, जो हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स हमें करती, क्योंकि हम, आप कितना भी रेस्ट्रेंट मतलब अपना सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के प्रति अपनाया था कि 100 गाली, तो मतलब आप कहाँ तक वो कर सकते हैं। जो युधिष्ठिर ने सब कुछ छोड़कर जब वनवास में पहुंच गया, तो वहां भी दुर्योधन वन में उनको मारने पहुंच गया। तो अब वो स्थिति इस किस्म की आ गई था। और फिर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली चीज हुई, जो थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान और सब हुआ हमारी लैंड के ऊपर, तो ये चीजें वहीं से चेंज होनी शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद चाहे पाकिस्तान के मामले में पुलवामा हुआ हो, और अब ये जो ईस्टर्न लद्दाख में, मतलब अब ये सिचुएशन आ गई कि हमें मतलब फायदा नुकसान से हमें आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि वो जो डिफेंस मिनिस्टर ने भी हमारे कहा कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक प्रश्न हो गया है। आज अगर हम उनको नहीं रोकेंगे चाइना को, इस नाम पे कि हमारा ट्रेड है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जरूरी है, इस झगड़े में नहीं पड़ना है, हमें स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट पर ही चलना है, तो वो अगले साल कहीं और आएंगे। एंड अभी यहाँ पर मिलिट्री एक्सपर्ट भी हैं, तो वो बताएंगे कि जैसे अभी जो पेंगोंग में हुआ था, अगर इसको ना रोका जाता तो ये जो था एक 3 pronged अटैक आगे करने की एक चाइना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था, मिलिट्रीली स्पीकिंग। तो हमारे पास अब ये कोई ऑप्शन तो है नहीं कि स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट हम फॉलो करते रहें। हालांकि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के लिहाज से ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि लाइव एलओसी और लाइव एलएसी क्या होने वाली है। तो चीज यही है कि अब हमें इस अपॉर्चुनिटी को जब हम पे थोप ही दी गई है और हमें ये युद्ध लड़ना ही पड़ रहा है, तो हमको एक इसके अंदर से एक बड़ी मिलिट्री एडवांटेज अपने लिए डिराइव कहीं ना कहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक बहुत लोगों को ये पता भी ना हो या बहुतों को पता हो कि कारगिल के टाइम पे भी हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट शो किया था, जिसमें वी वर वेरी एडमेंट कि एलओसी जो इंटरनेशनल वो है वो नहीं क्रॉस होगी, और उसके लिए हमने बहुत हेवी प्राइस पे किया थ्रू आवर यंग ऑफिसर्स एंड एवरीवन। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क द रोटो मैजिक, हु इज आवर इन हाउस डिफेंस एंड एवियोनिक एक्सपर्ट। इससे पहले कि हम उस एरिया के बारे में जाएं, आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिकॉज यू हैव फ्लोन ओवर देयर एंड यू हैव बीन देयर, व्हाट काइंड ऑफ अ टेरेन इट इज। बिकॉज जो डोकलांग में भी लोग सोचते हैं कि एक ग्राउंड था, वहां पे कुछ टेंट थे, हम लोग गए, हमने मारा और हम आ गए, या उनके भी कुछ गए और हमारे भी कुछ गए। दैट टेरेन की जो टफनेस है, इट इज नॉट वन कैन इमेजिन इफ वन हैजंट बीन देयर, राइट? नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। जी, मैं वहाँ पे वायुसेना की तरफ से फ्लाइंग करता था हेलीकॉप्टर, और फ्लाइंग के लिए भी वो जगह एक्सट्रीम था। जो रशियन एयरक्राफ्ट हम उड़ाते थे, रशियंस कहते थे कि यहाँ पे तुम एयरक्राफ्ट क्यों उड़ा रहे हो, ये इसके पैरामीटर्स के बियॉन्ड है। और ऐसे ज़मीन पे हमारे सैनिक दिन रात वहाँ काम करते हैं।
हमने ये काम तब शुरू किया जब 1962 के बाद चीन का जो अग्रेशन हुआ, उसके बाद से हमने वहाँ पे फॉरवर्ड पॉलिसी रखी और वहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय किए, और हमारी आर्मी वहाँ रेगुलरली वहाँ पे रही है, हमेशा रही है। फिर उसके बाद आर्मी को और ऊपर जाने का मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर पे, और उससे उससे भी बदतर कंडीशन है ग्लेशियर पे। फिर कारगिल हुआ, और कारगिल में भी हम ऊंचाइयों पे स्थित हो गए। तो एक बहुत बड़ा तबका हमारे फौज का इस तरह के वीरान, आइसोलेटेड, रिमोट जगहों पे तैनात है, और हमारे पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस अब हो गया है कि वहाँ पे लड़ाई लड़ते कैसे हैं, वहाँ पे देश की रक्षा के लिए जो ज़रूरत है वो क्या क्या है, और उसको कैसे करना है। ये तो फौज के तरह से समझना कि कितना रिमोट है। अब एक आदमी जो हम लोग जो शहरों में रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, हमें अगर समझना है कि क्या है मुश्किल और क्या कितनी डिफ़िकल्टी होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ हमेशा ही विंटर रहता है, जाड़े का मौसम, और वो भी एक्सट्रीम विंटर, यानी नेगेटिव टेम्परेचर। इवन गर्मी में रात में वहाँ टेम्परेचर बिलो ज़ीरो चला जाता है, -10 -15। 4 किलोमीटर के ऊपर जाना बहुत आसान है, और 5-5 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते -20 -25 कोई अजीब सा टेम्परेचर नहीं है, रेगुलर टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। और साथ में बहुत ठंडी हवाएं बहती हैं। आपको चलना दुश्वार है, आपका वहाँ पे खाना दुश्वार है, क्योंकि आप खाना बना नहीं पाएंगे, आग लगा के उसमें खाना गर्म करना बहुत बड़ी बात है वहाँ। तो ये छोटी मोटी जो दिनचर्या के कार्य हैं वो भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, और उसके बाद आपको वहाँ लड़ना है, दौड़ना है, और 4 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड या 5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे चलना मुश्किल होता है, दौड़ना तो सच में मुश्किल है। हथियार उठा के 25 किलो वजन उठा के बहुत बड़ा काम है ये। आम इंसान के लिए, मैं भी अब बहुत दिन हो गया रिटायर हुआ, मैं जाऊँगा तो मुझे कोई कहेगा कि ये कुछ करना है तो मतलब शायद ही मैं वो कर पाऊँ। Great. इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थिति बहुत वहाँ पे विकट है, लेकिन वो दुश्मन के लिए भी है, और दुश्मन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके पास हमारे फौज की तरह लड़ाई ऊंचाई में लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। पिछले 62 के बाद से, या हाँ 62 के बाद से ही कहूँगा कि उनका फोकस हमसे हटा। उन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग चैलेंज लेना छोड़ दिया। उन्होंने पाश्चात्य देशों के तरफ, ताइवान की तरफ और दूसरे सामयिक महत्व के तरफ अपना फोकस हट बढ़ाया, और हमें बहुत सीरियसली लेना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी फौज हमारे तरफ ज़्यादा झुकी नहीं थी। उनके जो सेकंड प्रायोरिटी वाले लोग थे, उनको हमारी तरफ भेजा जाता था, मजबूरी होती थी उनकी, तो इधर उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता था, और उनका बिल्डअप, उनकी हथियार, उनके जो ट्रेनिंग पॉलिसीज़ हैं, वो सब दूसरे लड़ाइयों के लिए वो तैयार करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, और ये मेरे समझ से ये डोकलम के बाद हुआ, जब हमारे गृह मंत्री ने बड़े ज़ोर से और बहुत अच्छी बात कही कि अक्साई चिन भी हम लेंगे। हम चाइना के रेडार में पहुंचे। यहाँ पे चाइना को टेंशन है, और इस बात से टेंशन है क्योंकि हमने वो कार्य करके दिखा दिया था 2015, 2016 में, 16 में और 17 में, जब हम पाकिस्तान के अंदर गए और अटैक करके आए। हम एक सीरियस मिलिट्री पावर की तरफ फिर से उभरने लगे, क्योंकि हमने जो स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट दिखाया था वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन विश्व के लिए हम बहुत नाकारा हो गए थे मिलिट्री टर्म्स पे। कोई हमें सीरियसली नहीं लेता था कि ये कोई सीरियस मिलिट्री काम कभी करेंगे। जो देश अपनी रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको बहुत लोग सीरियसली नहीं लेंगे, और ये स्थिति उभर के आ गई थी। अच्छा भले ना लगे सुनने में, बट ये स्थिति थी। और चाइनीज़ अपनी तरह से सोचते हैं, उनको अपनी सुपीरियरिटी का पूरा ये गुमान है, और उस गुमान में वो ये मान के चलते थे कि हम साइड के लोग हैं। इस स्थिति में ऐसा हुआ जब गृह मंत्री ने कहा कि हम अक्साई चीन ले लेंगे, तो चीनियों ने फिर अपनी पॉलिसी चेंज की या उसमें कुछ तब्दीली की, और डोकलम का झटका जो उन्हें सहा था उसको समझते हुए 2020 के मार्च में जब एक्सरसाइज प्लान किया उन्होंने, तो इस प्लान के साथ किया कि इसके आगे क्या करना है। और इस प्लान में उनका बिल्कुल ये डिसीजन था कि वो LAC जो है, जिसको जितना वेस्टवर्ड पुश कर सकें पुश करें। फिलहाल तो वो DSDBO रोड जो है, हमारा जो नया रोड बना है, उसके ऊपर फोकस्ड है, बट उनका लॉन्ग टर्म फोकस, आई एम वेरी श्योर कि ये काराकोरम को क्रॉस करने का प्लान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका प्लान यही था कि वो आगे निकलेंगे और काराकोरम तक कैप्चर करेंगे। काराकोरम पास, न्यू श्योक नुब्रा जंक्शन, और वो तुर्तुक से घुसने का रास्ता पाकिस्तान,
कम से कम वहां तक का उनका आगे जाके प्लान डेफिनेटली था। इसको वो दो तरह से अचीव कर सकते थे, एक लड़ाई करके और एक वो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक जो हमेशा यूज करते हैं। लड़ाई बहुत महंगा है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लॉन्ग टर्म रहते हैं और उनके लिए इसका कॉस्ट हमसे ज़्यादा है, क्योंकि वो विश्व के सुपर पावर बनना चाहते हैं और सुपर पावर बनने के रास्ते में अगर आप नंबर 4 पावर या नंबर 3 पावर से लड़ जाएं, तो आप भले जीत भी जाएं अगर, तो आपका डैमेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप सुपर पावर वाला रास्ता तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद पिछले 50-60 साल उनका फिर बैक लग जाएगा। तो वो उन्होंने ये बाईपास किया और सलामी स्लाइसिंग को प्रेफर किया। हमारा इनिशियल रिएक्शन कमज़ोर था और हमने, मेरे हिसाब से कमज़ोर था और हमने इमीडिएट जो रिएक्शन करना चाहिए था वो शायद उतने ज़ोर से नहीं किया। लेकिन हमारे जवानों ने गलवान में बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। उन्होंने अपनी आहुति भी दी। हमारा सलाम उन सब जवानों को, उनके घर वालों को। पूरा देश उनकी वीरता को मानता है और इतिहास में इस घटना को इतिहास में याद रखा जाएगा। जो हुआ गलवान में 15 जून को, वो हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और उससे रास्ता दिखा, क्योंकि चाइनीज उसके बाद आप ध्यान दें कि वहाँ से भाग गए, वहाँ से वो पीछे हट गए। अगर इतने सारे डिस्टर्बेंस जो उन्होंने क्रिएट किए, जिस जगह से वो हटे हैं वो जगह है जहाँ पे उन्होंने मार खाया। बाकी हर जगह वो डटे रहे। पेंगांग में हमने नहीं मारा उनको फिंगर 4 तक, तो वो वहीं पे डटे रहे। फिर अभी खबर आ रही है कि पेंगांग में फिंगर 4 हमने लिया है, खबर अभी आ रही है। तो इसके बाद में इसके बारे में और ज़्यादा जब खबर आएगी तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है एग्जैक्टली। बट ये हमारा जो अब रिटर्न हुआ है वहाँ पे, इसका एक रीज़न हमारे जवानों के जीतने का ये है कि हमारे जवान वहाँ पे ज़्यादा एक्लिवटाइज हैं, माउंटेन वॉरफेयर ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनके लीडर्स को, उनका सबका करीब करीब सेकेंड या थर्ड टेन्योर है। अगर आपने 10 साल फौज में बिता लिया है तो हाई ऑल्टीट्यूड में ये लोग कम से कम दूसरी या तीसरी बार जा रहे हैं, पहले भी एक टेन्योर कर लिया। तो सबको कुछ आइडिया है, एक्सेप्ट फॉर जो जवान नया एंट्री होके आया है, बाकी सबको कुछ आइडिया कि हाई ऑल्टीट्यूड में रहना और लड़ना क्या है। तो यहाँ पे हमारा एडवांटेज है और इस चक्कर में जो चीनी थे वो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं थे। उस ऊंचाई में जब हमारे जवान वहाँ पे पहुंचे गलवान में, तो वो मार खा के चीनी वहाँ से भाग गए। तो लड़ाई क्या तो हो, this has just brought me to an interesting thing to say. Will it be right to say or assume कि हमने जो गलवान में मौका लूज किया था, we have created it this ourselves now? डेफिनेटली एक ये जो मुझे समझ में आता है कि जब गलवान के बाद हमने कुछ आगे नहीं किया, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस तो डेफिनेटली थी कि हमको उसको और पुश करना चाहिए था। मेरे हिसाब से दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी लॉस। लेकिन उसके बाद सरकार ने कुछ, या हमारे प्लानर्स ने, सरकार हो, मिलिट्री हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, जिसने भी, और या सभी मिलके इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव प्लान तैयार की, जिसमें कि ठीक है जो बातचीत का सिलसिला है, पीस के लिए जो हम काम करेंगे वो सब तो चलता रहेगा। अगर उससे चाइना हट जाती है तो हट जाती है, अच्छी बात है, हमारा ज़मीन हमें वापस मिला और हम पीस के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हटती है तो हम क्या कर सकते हैं और हमको कब तक करना है। और फौज ने इसके लिए आई थिंक दोनों तरफ तैयारी की है कि अगर ये टू फ्रंट हो जाए, जो हमेशा डर रहता है सबके मन में, अगर टू फ्रंट हो जाए तो हम उधर भी झेल लें, इधर भी झेल लें। तो फौज को कुछ समय चाहिए था वो तैयारी करने की, वो तैयारी हुई। उसके बाद एग्जैक्टली हम कहाँ क्या करना चाहते हैं, जैसे हम लोग आपस में जब डिस्कस करते थे फौजियों के बीच में, तो हम लोग काराकोरम पास की बात करते थे या इधर की बात या सिक्किम की बात करते थे। एग्जैक्ट कहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है ये हमें एज आफ्टर रिटायरमेंट पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ फौज ने देखा कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं और काउंटर प्रेशर बना सकते हैं। और ये हुआ भी। पेंगांग हमने अब स्पांगर गैप को कैप्चर कर लिया है। कैप्चर मतलब एज इन डोमिनेट कर रहे हैं अब उसको। चीनी अब अंदर नहीं आ सकते उधर से और उस पॉइंट पे आके हमें हमारी तरफ ताका झाकी नहीं कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया और अब हम वो यूज़ कर रहे हैं। अमेजिंग। अब मैं एक सवाल दोनों से पूछना चाहूंगा, दैट टेक्स अस टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, दैट ये जो हमने प्रोएक्टिवनेस शो की है, इज दिस बिकॉज वी वर पुश्ड टू द कॉर्नर एंड वी वर लेफ्ट विद नो रूम टू गो? बिकॉज ये जो सलामी स्लाइसिंग हो रही थी अब तक ऐसे एरियाज में हो रही थी कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर अब ये इस पॉइंट तक आ चुका था कि अगर हमने कुछ नहीं एक्ट किया या प्रोएक्टिवली हम लोगों ने कोई एक्शन छोड़ दिया या उस मौके को जाने दिया, we have some very strategic places which we could lose forever.
उसमें से डॉलर बे गोल्डी एक है, आपका काराकोरम वो है पास, जो दोनों के लिए ही लाइक हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या अगर हम ये नहीं करते जो हमने अभी एक्शन लिया, would that have meant that we would have lost way too much way too soon? दिव्या जी। हाँ हाँ, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। मैं लद्दाख की बजाय इसको सिक्किम से इसका जवाब शुरू करता हूँ। जब ये सब ईस्टर्न लद्दाख में ये इनकर्जन्स हुए और ये भारी संख्या में ये चीनी सेना वहां पर आधम की, उसी समय पर साइमल्टेनियसली इन्होंने नाकूला में सिक्किम में एक इंसिडेंट, बॉर्डर इंसिडेंट क्रिएट किया। सिक्किम को चाइना इंडिया का पार्ट रिकॉग्नाइज कर चुका है, मतलब वाजपेयी गवर्नमेंट के समय पर ही। तो ये न्यू दिल्ली में माना यह जाता था कि अब सिक्किम तो एटलीस्ट सेटल्ड मैटर है। तो उसके बाद सिक्किम में एक बॉर्डर इंसिडेंट आप साइमल्टेनियसली उस समय क्रिएट करते हो जिस समय आप LAC पर ईस्टर्न लद्दाख में ये सब कर रहे हो। इससे एक साफ मैसेज ये गया कि कुछ भी हमारे बीच में सेटल्ड नहीं है, और आज तक जो भी कुछ बॉर्डर टॉक्स हुई हैं उसमें एक बड़ी मुश्किल से एक सिक्किम का मैटर सेटल हुआ था, उसको भी आप चाइना ने रीओपन कर दिया। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है उसके बाद से वो भूटान में एक नए नए एरियाज में जो है क्लेम उन्होंने किया, जो भूटान चाइना भूटान के बीच में भी कभी इशू नहीं था। तो और अब अगर हम ईस्टर्न लद्दाख में आए तो ये जितना भी कुछ चाइनीज आर्मी ने किया है लेट अप्रैल से, तो वो जितने भी पॉइंट्स पर बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है, और ऑब्वियसली हमारे मिलिट्री प्लानर्स भी उसको बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर इसको आज यहाँ पर छोड़ दिया गया तो ये आज से 5 साल बाद 10 साल बाद पूरे लद्दाख की चाइनीज इन्वेजन के लिए हम मतलब एक उनके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी खुली छोड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया कॉर्नर में एकदम पुश हो चुका था, तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब इकोनॉमिक लॉस और वो सब जो चीजें हैं ना वो बहुत पीछे रह गई हैं। ग्रेट। नाउ ये जो आपने बात करी है अभी कि हमने इतने टाइम तक जो उनको काम करने दिया और एंड टू बी रियली ऑनेस्ट कि चाइना ने अपना टाइम बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोगों ने डेवलप किया है। आई थिंक कल्पेश भाई हैज गॉट अ क्वेश्चन अराउंड दैट। कल्पेश भाई, ओवर टू यू। सो बेसिकली हम लोग जो लास्ट मई ऑनवर्ड्स हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो एरिया जो है जो चाइनीज हैज ऑक्यूपाइड, एंड दिस वाज द एरिया वेयर our army used to patrol, our border forces used to patrol till finger 8. Now what we do understand is that there is also a road which has been built by Chinese army between finger 4 and finger 8. I mean, this has been built in 99. I mean, Divya, you only told me in the morning. So I just want to understand kind of like, see, if this is the case where we as a Indian government has allowed those roads to be exist in the finger 4 to finger 8 area. So is that something which is like, I mean, how does that work? Who has that actual ownership or the actual whose part of this finger 4 to finger 8 relates to? Whether it is China because they already constructed a road, or whether it's belong to India because our guys used to patrol there. So this question has been raised again and again about the area between finger 4 and finger 8 जब से ये सब शुरू हुआ है। इशू ये है कि ठीक है 1999 में एक कच्चा जिसको बोलते हैं कच्चा रोड वहां था, और उसके बाद जब कारगिल वार की वजह से हमारे ट्रूप्स वहां पर डाइवर्ट किए गए कारगिल और पाकिस्तान LOC की तरफ, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर चाइना ने वहां पर एक रोड कंस्ट्रक्ट किया। बट हम हमेशा फिंगर 8 तक क्लेम करते रहे हैं, एंड चाइना फिंगर 2 तक क्लेम करता रहा है, और अब हमें वो बोल रहे हैं कि आप फिंगर 1 पर जाइए। इशू ये है कि रोड बनाई तो ठीक है, सपोज मेरा कोई फार्म है या मेरा कोई खेत है, वहां पर किसी ने फसल बो दी, तो दैट डजंट मीन कि वो फसल उसकी हो गई।
कोई रात को आकर फसल बो गया वहां पर, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका मालिक वो हो गया है। और अगर वो रोड थी तो उस रोड को हमारे ट्रूप्स भी पेट्रोलिंग के लिए यूज कर रहे थे, ठीक ना। ये एरिया जो थे वो दोनों साइड जो थी वहां पेट्रोलिंग करती थी। तो अगर वहां पर चाइना ने एक रोड बनाया अपनी सुविधा के लिए, तो हम भी वहां पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहां पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई पोस्ट स्टैब्लिश कर दी थी, वहां पोस्ट कोई नहीं थी। पोस्ट स्टैब्लिश अगर की होती तब कोई मतलब होता कि उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया। उन्होंने जस्ट, उनके ट्रूप्स आते थे और वो जरा पैदल चलने के कम आदी हैं, दे आर हेविली रिलायंट ऑन दीज व्हीकल्स। तो इसलिए उन्होंने वहां पर वो ब्लैक टॉप रोड बनाई, और हमारे ट्रूप्स भी फिंगर 8 तक जाने के लिए उसका यूज करते रहे हैं। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हमने वहां पर कोई पोजेशन छोड़ दिया था या कुछ। वो तो एक बस एक रास्ता था। और ऐसी ऐसी चीजें तो खेतों में बहुत होती रहती हैं। खेतों में वो बीच में एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए चक रोड होती है, दोनों खेतों के मालिक उसको यूज करते रहते हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक की हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री. And just before we move forward, I would like to welcome Anurag bhai as well. He has joined a bit late, but welcome there. अभी अनुराग भाई हमारी केवल दो बातों पे ही बात हुई थी कि पहला, क्या हमारा नो फायरिंग रूल हैज गॉन फॉर अ टॉस नाउ, इज दैट रूल नियरली डेड, उसका हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन होगा. दूसरा, वी टॉक्ड अबाउट were we being proactive because we were really pushed to the, we were kind of right to the edge and we had no space to move at all. Now we move on to something which Divya bhai you said prior about जो वो news आई थी कि इन लोगों ने आपस में settlement किया है और you know she has got a saving face. Now ये बात हमने अहमदाबाद के टाइम पे भी देखी थी कि जब चाइनीज प्रीमियर यहाँ पे है उस टाइम पे डोकलाम का इशू हुआ है. नाउ देयर हैव बीन, इवन दो चाइना इज बिहाइंड अ ग्रेट इंफॉर्मेशन वॉल, वहां से काफी न्यूज आती है कि अंदर सीसीपी में भी एक इशू है. तो ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम वेयर जो चैलेंजेस हमारे लिए हैं वो उनके लिए भी हैं, चाहे इकोनॉमिक का हो चाहे ग्लोबल वे में का हो. देयर इज नोबडी टू, देयर इज नो रैशनल बिहेवियर अराउंड दिस कि ऐसे टाइम पे कोई ऐसी हरकतें क्यों करेगा, और वो भी बार बार, वेयर यू आर ब्लेटेंटली सीन एज एग्रेसर, not with one place but with multiple places across the globe. With something coming like this, do you think what is happening at the LSE at the moment has got sanction of Z, or it is at best we can say a sabotage within? Is that a question to me? Anurag, but I would like your opinion on it. Okay, so I don't think anything will happen without his sanction, at least at this scale. So sabotage etc ज़्यादातर conspiracy theory ही है मेरे हिसाब से. So I'm sure he would have sanction. And आप अभी भी देखिए last few couple of days back what they did was they had this whole big event on Tibet, right? On the new doctrine, the new like how they are going to basically make Tibet more Chinese. So I don't think it was something which Xi was basically taken by surprise. Definitely not. In terms of what their objective was to become so belligerent, it is anybody's guess. And my guess, and I think a few guys had also written on it, was that what आप chronology समझिए. It all starts with Amit Shah's speech in the parliament when he said Aksai Chin हमारा है. And obviously China also knows the current state of Pakistan and for how long they are going to last and what is going to happen to them. And they have to secure their interests. If we basically go ahead and take Gilgit-Baltistan, obviously CPEC, and CPEC is not just an economic initiative, it's a strategic initiative. It completely goes for a toss, right? So if you have taken up that mouth of CPEC
and then how is that they are basically going to reach the warm waters, and that is what their objective has been. So I think they were trying to basically push us back, like what we have learned over a period of time, that Chinese believe in teaching lessons, and they were just trying to teach us a lesson, and we kind of showed them that yes we are not really interested in learning from you. So that is what basically I feel. Finger 4 finger 8 wala issue, I think it would be too early now, especially abhi ke situation mein. Aap dekhiye, some time back we saw we are trying to take back finger 4. Somebody is saying we have already taken back the height of finger 4. So ये हमें बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है. These are basically more of tactical situation on ground where we are dominating. We are dominating for sure. I'm sure we have taken a lot many more positions, which are not yet on public, and they will become public hopefully soon. So that is my take. जी, और ये जो बात आपने अनुराग भाई कही, आई रियली एग्री टू इट, बिकॉज 1979 में चाइना ने वियतनाम के साथ भी एग्जैक्टली द सेम थिंग किया था. जब उन लोगों ने, जब वो कंबोडिया में एंगेज थे, वो थोड़ा सा उन लोगों ने पोक किया, वियतनाम ने रिएक्ट नहीं किया, नेक्स्ट थिंग वी नो दैट दे वर एंगेज्ड इन अ वॉर. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अनुराग जी से, तो मैं सहमत हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि चाइनीज जो हैं, उनका लॉजिक, उनका रैशनल, उनकी थिंकिंग हमसे भिन्न है और मोस्ट डेमोक्रेसीज से भिन्न है. वो जैसे जब शी बैठ आए थे यहाँ इंडिया में, चाहे अहमदाबाद में हो या चेन्नई में, जहाँ साउथ में आए थे जब, तो दोनों समय हमारे पास बॉर्डर में कुछ हुआ एक्शन उनके तरफ से, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था या कोई चीनी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं था. वो तो हमें बहकावे में रखने के लिए ये सब फ्लोट किया जाता है, और उनके ही माउथ पीसेस से आता है कि चीन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो जनरली 62 में भी ऐसे ही हुआ था जी. और बेसिकली ये चीन का तरीका है कि आप उनसे बात करने जाओ तो वो आपको नेगोशिएटिंग टेबल के बाहर भी प्रेशर में रखते हैं. ये आप पे अलग से एक प्रेशर बनाते हैं. अभी कल परसों की न्यूज़ है जो कि हमारा बटालियन ब्रिगेड कमांडर टॉक चल रहा है और उधर से वो हिल कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं उसी समय. तो ये जो ब्रिगेड कमांडर है उसको अंडर प्रेशर डालने की एक तरीका है कि आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे प्रेशर करेंगे. ये टेक्निक भी नया नहीं है, इसको हिटलर ने भी यूज़ किया था, और ऐसे हर इंसान ने यूज़ किया है जिसकी मंशा रही है एक ग्लोबल डोमिनेंस की. कोई भी ऐसा लीडर जो रहा है इस तरह का टेक्निक यूज़ करता है नेगोशिएटिंग टेबल में अपनी बात मनवाने की, क्योंकि ये लोग ना या डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है. तुम मेरी बात मान जाओ, इसलिए मैं बैठा हूँ तुम्हारे बात सामने. ये चीन की सोच है. चीन ये मान के चलता है कि वो फाइनली हम पे प्रिवेल करेगा, हम उनसे डर के हट जाएंगे पीछे, हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ये उनकी ये सोच के आते हैं. इनको इस तरह से नहीं हम हैंडल कर सकते हैं कि ये इनका इंटरनल पॉलिटिक्स था इसीलिए यहाँ पे हो रहा है. मेरे हिसाब से ये संभव ही नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ भी हो इंडिया में, हम यहाँ कुछ कर रहे हैं और कोई जनरल साहब ने वहाँ पे कोई ऐसा काम कर दिया जो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो. तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. और स्पेशली इन अ कंट्री वेयर जी का टोटल कंट्रोल है. और हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जी खुद मिलिट्री बैकग्राउंड से आए हैं. ये कोई सिविल लाइफ के इंसान नहीं है जो पॉलिटिकल लीडरशिप में पहुंचे. ये मिलिट्री से होके फिर पॉलिटिकल लीडरशिप में ऊपर पहुंचे. इनका मिलिट्री एक्सपीरियंस, इनकी अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री क्या करती है और चाइनीज आर्मी और पीएलए का, नॉट चाइनीज आर्मी बट पीएलए का की क्या स्ट्रेंथ है और वो कैसे एक्ट कर सकती है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं. इनको कोई जनरल बरगला नहीं सकता कि हम कर कुछ और रहे थे, एक्चुअली हो कुछ गया. ये शीज ऐसे आदमी को आप बरगला नहीं सकते हैं. उनको एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं. तो मेरे हिसाब से शी 100% इन्वॉल्व हैं, और पहले भी थे, आज भी हैं, और ये उन्हीं की स्ट्रैटेजी है, वही कर खेल रहे हैं. और ये जो आपने मैं इसमें दो बातें कुछ ऐड करना चाह रहा था. बिल्कुल दिव्या. हाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि चाइना मतलब खुद भी इतना इकोनॉमिक प्रेशर में है और तब ऐसा क्यों कर रहा है. मतलब ये सभी जगह क्वेश्चन है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई सभी
कंट्रीज से मतलब एनिमिटी मोल ले रहा है ऐसे समय पर जब खुद प्रेशर में है। कोरोना वायरस भी ऑब्वियसली वहीं पर ओरिजिनेट हुआ है। तो इसके लिए आप ना कम्युनिस्ट पार्टी की जो चाइना की उसकी एक हिस्ट्री देखिए। 1945 में चाइना के ठीक बगल में अमेरिकन जो है वो पहली बार 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान में यूज करते हैं, और वहां पर जो होता है वो एक अपने आप में हिस्ट्री है। उसके बाद 1950 आते 1948-49 में कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ चाइना में जो है सत्ता में आती है, लेकिन 90 और वहां पर लॉन्ग मार्च में इतने लोग मरे होते हैं, और उसके बाद वहां पर बड़ी भुखमरी जैसी हालात थी। मतलब हम 47 में यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में थे, वो वहां पर उस समय 48-49 में बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में थे। इसके बावजूद भी जो है वो उस एलाइड फोर्सेस और बाद में पूरी यूएन फोर्सेस से जाके चाइना की वो पुअरली इक्विप्ड आर्मी भिड़ जाती है, जिसने एटम बम जापान पर गिराया था, और मतलब वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार की विजेता थी जिसने जापान जर्मनी सबको हराया था, उनसे जाकर वो अपने आजादी के 1 साल बाद ही भिड़ जाते हैं। इसी तरह वो जब उसूरी क्लैशेस जो हुए, सोवियत यूनियन जब अपनी पावर की हाइट पे था उस समय जाकर उनसे भिड़ जाते हैं। तो वो चाइना फॉलोज द कल्ट ऑफ एक्टिव डिफेंस। वो कहते हैं कि आप जब दुनिया उनको वीक जिस समय समझती है उस समय वो दूसरे पे हमला करते हैं, कि इससे पहले कि आप उनकी वीकनेस का लाभ उठा पाए, कोई और उनकी वीकनेस का लाभ उठा पाए, वो पहले ही हमला कर देते हैं। तो उनका लॉजिक बिल्कुल अलग है। अब जो दूसरी बात है कि क्या शी जिनपिंग को नहीं पता, किसी जनरल ने कर दिया। जब अक्टूबर-नवंबर 1962 में जो हमारी चाइना के साथ वार हुई, उससे पहले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो वहां पर मिलिट्री डिसीजंस लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है चाइना में, उसकी मीटिंग होती है। तो माओ, आप वहां की थिंकिंग देखिए, इस तरह सोचते हैं कि आदत हमारे यहाँ अभी तक नहीं रही है। धीरे धीरे अभी जब हिंदू रेनेसांस हो रही है तो धीरे धीरे अब थोड़ा सा हमारे यहाँ कुछ इस तरह सोचने का वो आ रहा है, लेकिन वो इस तरह वहां पर 1962 में सोच रहे थे। माओ सेड 2 थिंग्स इन द मीटिंग ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। फर्स्ट थिंग ही सेड कि चाइना 1.5 विक्ट्री तो हम पहले ही इंडिया के ऊपर कर चुके हैं हिस्ट्री में। एक वो साइड करता है इन्वेजन ऑफ तिरहुत, जो सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो यहाँ पर चाइनीज एम्बेसी थी जो बहुत ही यहाँ कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, तो उसको एक्सपेल कर दिया गया था। तो उन्होंने बाद में थ्रू तिब्बत तिरहुत में इन्वेजन की थी, तो उसने उसको साइड किया वहां पर। और दूसरे उसने कहा कि जो मंगोल्स थ्रू मुगल्स क्योंकि मुगल्स भी मंगोल्स के डिसेंडेंट्स थे, तो उन्होंने कहा जो मुगल्स ने इंडिया पे राज किया वो भी एक तरह से हमसे लिंक्ड थे। तो उन्होंने कहा कि 1.5 विक्ट्री तो हम इंडिया पर पहले ही हिस्टोरिकली अचीव कर चुके हैं, और अब की बार ये दोबारा करनी है। सेकेंड थिंग ही सेड कि अभी इंडिया को एक सबक सिखाओ, और 50 साल बाद आप दोबारा एक सबक सिखाना। ये 1962 में माओ बोल रहा है अपनी इंटरनल मीटिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की। तो वो आप देखिए, वही टाइमलाइन है। ठीक है, एग्जैक्टली 50 इयर्स नहीं है, लेकिन कुछ आगे हम बढ़ गए हैं। तो ये इस लेवल तक वहां पर पहले सोचा जा चुका है। तो ये सोचना ही एक गलत है कि शी को पता नहीं है। एक एक चीज कोरियोग्राफ्ड है, एक एक चीज वो ऑर्डर कर रहा है। और आप देखिए कि जो तिब्बत, अब ये जो साधन बैंक पर इन्होंने करने की कोशिश की, इंटरवीनिंग नाइट ऑफ अगस्त 29 एंड 30 विच बैकफायर्ड अपॉन देम, वो तब होती है जब तिब्बत के बारे में तिब्बत पॉलिसी ग्रुप की चाइना में मीटिंग होती है, और वहां पर शी जिनपिंग कहते हैं कि तिब्बत को एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस बनाओ। जब ये बोलते हैं तो इसका मतलब इसको जब तिब्बत को इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस बनाने की स्टेटमेंट को जब आप उनके डॉक्ट्रिन ऑफ एक्टिव डिफेंस के साथ पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि वो एक्टिव डिफेंस का मतलब है कि जो बगल एक्टिव डिफेंस आप तिब्बत का किससे करोगे? ऑब्वियसली इंडियन फोर्सेस से करोगे। तो उनको इतना दूर धकेल दो तिब्बत से कि कोई थ्रेट ही ना रहे। दूसरी चीज वो बोलते हैं कि जो तिब्बतन बुद्धिज्म है उसका चीनीकरण करिए,
और ये सब कब हो रहा है, जब वो उन्होंने तिब्बत को अपने यहाँ इंटीग्रेट कर कर तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन जो बनाया था उसकी एनिवर्सरी आने वाली थी। मेरे ख्याल से वो आज है या कल है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। तो ये सब चीजें जो उनका काम करने का तरीका है, इससे स्पष्ट है कि ये तो मतलब एक डिबेट ही नहीं होना चाहिए कि शी को पता नहीं है, ये तो सब कुछ उसके यहाँ से हो रहा है, उसके ऑर्डर पर हो रहा है। ग्रेट। नाउ ये जो आपने बात कही है अभी, ये बहुत मतलब if I can frame it in one word, what I'll say that will be right to say that there is a method behind the madness. That Agree. what's happening at this point. और and I think जो अनुराग जी और रोटो मैजिक ने कहा था कि we have also learned this. I think we have taken the page out of their book कि हमारी जो negotiations हैं वो अलग से चलेंगी, but उसकी वजह से कोई भी ऑपरेशन स्टॉप नहीं होगा. We are not seeing that as one. वो अपनी जगह, वो अपनी जगह. You know, maybe that's what works to them. And आपने इससे पहले की जो तिब्बत वाला component है, I leave it for the last cause वो एक काफी interesting चीज हमने उसमें notice करी है, but we leave it to the last. We'll move on to the next one and say कि ये जो हमारी boundary है जहाँ पे issue हो रहा है, this goes right from the Ladakh to the northeast. Now, China is well within the capabilities of opening, multiple fronts at multiple points. And how do you see it? Will it be very, very limited towards the Ladakh area now, and that's where it's gonna be very, very concentrated? Because उसका जो CPEC का issue है, जो अभी अनुराग भैया ने कहा था कि वो वहाँ पे limited है, or do you think they will try to use the pressure points anywhere across? Right. If I can come in here, abhi jo situation dikh rahi hai, right? How we have conducted our operations and how those operations are anyway going on. It doesn't. At least I believe it's not going to be a limited conflict. It's going to be in binary. So either it will get resolved through talks. China will agree and they will go back, which is kind of unlikely as per me, or we will see a conflict even if it is a limited time. It will be a broad conflict. It can even be a full scale war, whatever it is. Rotor Magic probably can talk about it in detail and much better than me, but that's what I believe. My understanding, मैं समझ रहा हूँ, ये है कि both countries are waiting for the other to blink. Chinese ने ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं किया था जब इन्होंने ये शुरू की थी. और दे वर थिंकिंग कि हमारा हालत बहुत ख़राब है. मीडिया हमारी अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करती रहती है कि कोई भी ये मान लेगा कि हम एक्चुअली बहुत बुरे हाल में हैं अगर बाहर से बैठ के हमारे बारे में सुनता रहता है. प्लस उनको अपना भी जो उनकी रिपोर्टिंग थी वो जी को खुश करने के लिए होती है. तो बहुत अच्छा पिक्चर हमारा पेंट नहीं कर रहे थे जब ये कोरोना क्राइसिस चल रहा था. एंड दे स्टार्टेड इट एट दैट टाइम, ये मान के कि हम ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. तो 5-6 जगह हम इंकर्जन करेंगे और 1-2 जगह शायद हमें पीछे हटना पड़े, बाकी सब जगह में हम सक्षम रहेंगे. इनको झटका लगा गलवान में, और वो गलवान वाज द इंसिडेंट विच मेड देम रिकैलिब्रेट. बट सिंस देन बोथ हम लोग और चाइनीज वी आर वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू ब्लिंक. आप देखिए फ्रंट्स हर जगह खुल रहे हैं, न्यूज़ आ रही है उनकी डिप्लॉयमेंट इवन अक्रॉस अरुणाचल. हमारे तरफ से भी डिप्लॉयमेंट हुआ है अक्रॉस दी LAC. यानी हम हर तरफ से उनको मिरर मैच कर रहे हैं. जहां वो हैं हम हैं. हम अपने एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स और फ्रंटियर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं. हमने एक्विजिशंस भी स्पीड अप की है, एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ लॉन्गर टर्म गेम देन दैट इज विजिबल नाउ. क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे अभी न्यूज़ आया कि हमने फिंगर 4 ले लिया है और चाइनीज अगर फिंगर 8 तक वापस चले जाते हैं और डेप्साइन से भी हट जाते हैं, तो क्या हम स्टैंड डाउन कर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चाइनीज भी अब इसको एज अ स्लैप ऑन द फेस
या आप बोलिए उनका जो मुंह है वो शर्मसार हो गया है, ये आभास उनके पास हमेशा रहेगी और इसका बदला वो लेने की कोशिश करेंगे। यानी हमको फॉरवर्ड डिप्लॉय होके, हमको तैयार होके रहना ही पड़ेगा और एस्केलेशन कहीं भी हो सकता है अक्रॉस LAC। वो भी अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, हम भी अपॉर्चुनिटी खोजते रहते हैं और उसी अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाया हाल फिलहाल में। उनको जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा वो हमारा लैंड ग्रैब करेंगे। ये उनका लगातार पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा और इस समय तो उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कुछ नया हमसे गेन करें ताकि वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका अपने लोगों से वो उसको फुलफिल करते नजर आए। Therefore, for me, it is definitely a matter of time कि something bigger may happen and it can happen anywhere because no one is ready to blink and this game is going to last for some time. So we are in for a long haul. Yes. ओके ये जो आपने बात कही अभी कि बॉर्डर अब इंकर्जन्स या जो इशू है या जो ये छोटे छोटे फ्लेयर अप्स हैं नाउ दे कैन हैपन एनीवेयर across the line. Now the question I had in mind and this is the propaganda that goes and this is the perception that goes कि चाइना हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है and obviously so उनका डिफेंस बजट हमसे 4 या 5 टाइम्स हमसे ऊपर है एंड लाइक जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, like the men knows more, but इसमें what we do not calibrate often कि उनके जो dispute हैं वो भी हमसे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हमारा उनके साथ ये फ्लेयर अप होता है then how much of the budget they are able or how much of the resources they are able to dedicate towards India, because जो उनका ईस्टर्न वाला साइड है that is also very very troublesome और वहां पे जो उनके एनिमीज हैं they are not very small nations either। वहां पे उनका जापान है, ताइवान है, नीचे से वियतनाम है, आपका साउथ चाइना सी obviously is always there, उनका जो रशिया का इशू है वो वाला border is also not as calm as you I will answer you in by giving Chinese example only. चाइना ने कुछ वॉर्स लड़े हमारे साथ, एक जो उनका लड़ाई हुआ और वो भागे वापस बिना हमसे हारे हुए, दे विड्रू राइट। क्यों? लॉजिस्टिक्स। उन्होंने 2 लड़ाइयाँ जीती, एक जीती एक हारी। एक कोरियन वॉर वो जीत गए अगेंस्ट अ वेरी पावरफुल एनिमी, वेरी पावरफुल ओपोनेंट, और वियतनाम वॉर हार गए अगेंस्ट अ वेरी स्मॉल ओपोनेंट। नाउ जस्ट थिंक एज अ मिलिट्री पर्सन कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि कहीं पे वो हार जाते हैं, कहीं पे वो जीत जाते हैं और कहीं पे वो जीतने के बाद पीछे हट जाते हैं। व्हाट इज द चैलेंज अ मिलिट्री फेसेस व्हेन इट इज फाइटिंग एन एग्रेसिव वॉर? एक भी किसी भी आर्मी के साथ ये होता है और ये अमेरिका के साथ हुआ क्योंकि वो कोरियन वॉर में यूनाइटेड नेशंस बोल के गए थे लेकिन थी तो अमेरिकन फौज, और अमेरिकन फौज को हटना पड़ा और हारना पड़ा चाइनीज से, क्योंकि चाइनीज कोई भी कॉस्ट लेने के लिए तैयार थे कोरिया में, उनके घर के बगल में था वो, और अमेरिकन को हजारों मील दूर पैसिफिक ओशन क्रॉस करके आना पड़ रहा था। उनका नियरेस्ट सप्लाई बेस जापान था और जापान से वो कोरिया में उतनी इफेक्टिवली सप्लाई नहीं कर सकते थे जितने की चाइना बगल में बैठ के कर सकता था। तो लड़ाई बहुत बड़ा लड़ाई का हिस्सा होता है लॉजिस्टिक्स, और आपके अगर हाथ में लॉजिस्टिक्स नहीं है तो आप लड़ नहीं सकते हैं। और वियतनाम में जब चाइनीज की हार हुई और वियतनामीज जीत गए, वो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है लॉजिस्टिक्स। आप किसी एनिमी कंट्री में लड़ रहे हैं, मैं अपने घर से बाहर निकल के लड़ रहा हूँ, मेरे लिए लड़ाई आपसे करना बहुत आसान है क्योंकि मैं घर से हर तरह का रसद सामान लेके आ सकता हूँ। आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, आपकी लॉजिस्टिक्स चेन स्ट्रेन्ड है। सिमिलरली अक्रॉस इंडियन फ्रंटियर, चाहे आप काराकोरम पास पे रहें या फिर आप जाचेपला पास है नॉर्थ ईस्ट में, जो बॉर्डर है इंडिया चाइना बर्मा का, जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पॉइंट है चाइना के साथ। तो काराकोरम पास से लेके जाचेपला पास में जहां तक आप चाइना से हमारी भिड़ंत हो सकती है, चाइना का लॉजिस्टिक लाइन पूरी तरह से स्ट्रेन्ड है। वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं वॉरफेयर, अग्रेसिव वॉरफेयर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। डिफेंसिव वॉरफेयर भी उनको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो अमेरिका का भी पैसा ले लें अपने पास आज के डेट में। इकोनॉमिक वेल्थ विल नॉट मैटर बियॉन्ड अ पॉइंट। आपने अपनी अच्छी हथियार ली और हम पे चला दिया, न्यूक्लियर वेपन छोड़ के आपने हम पे चला दिया, हम तो सारे फिर भी नहीं मरेंगे।
हमारी पूरी फौज भी खत्म नहीं होगी, हम हैं लड़ने के लिए। हमारी भी फौज नंबर 2 साइज है वर्ल्ड की, उनकी सबसे बड़ी है तो हमारी सेकेंड ही है। प्लस हम अपने CAPF को जोड़ दें और सारे जो हमने ट्रेन करके रखे हैं, इतने सारे लोग रिजर्विस्ट हैं और जो भारतीय हैं वो तो आएंगे ही फॉरवर्ड। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी फौज को ख़त्म कर सकते हैं, हमारी फौज भी बहुत बड़ी है। तो आपको लड़ना पड़ेगा अपने घर से बहुत दूर, और हम लड़ रहे होंगे अपने हमारी सप्लाई लाइंस जो बहुत छोटी होंगी उनके कंपैरिजन। इसलिए उनके लिए इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें आपका फैक्टर लॉजिस्टिक्स है। आपने कोरियन वॉर में हराया आपसे 10,000 गुना बड़ा अमेरिकन का इकोनॉमी को, और अपने बहुत छोटे इकोनॉमी से हार गए वियतनामीज वॉर में। ये इस बात का ये सबूत है और या सबक है इसका कि ये लॉजिस्टिक्स का वॉर होता है। लॉजिस्टिक्स अगर वीक है तो आप एक्सपेडिशनरी वॉर नहीं लड़ सकते हैं, आप अग्रेसिव वॉर नहीं लड़ सकते हैं, और इस केस में चाइना कमज़ोर है। और ये बात जितनी जल्दी हम लोग समझ लें, हमें चाइना से टेंशन कम हो जाएगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली फैक्टर है। Okay. So we do see that some people do overestimate the enemy. You know, we should not underestimate, but on the other side, we should not overestimate as well. And thank you for that insight. That whoever is hearing to this will keep in perspective that a small nation like, I think, Vietnam ने जब हराया, वियतनाम हराने से पहले खुद एक कंबोडियन वॉर से बाहर आया था। Correct. It was not that कि वो भी एकदम बहुत ही स्टेबल थे उस टाइम पे, and they have just been engaged and they resisted it. Divya bhai, what do you have to say about it? Do you think अगर देखिए, अगर पुरानी सिचुएशन जो आपने साइट की, जो उन्हें ताइवान की तरफ से थ्रेट है, साउथ चाइना सी की तरफ से जो थ्रेट है, जापान, अमेरिका, जो वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अब सॉर्टीज वहाँ हो रही हैं अमेरिका की तरफ से साउथ चाइना सी में, तो ये बात सही है कि सी की साइड से उनके लिए थ्रेट बढ़ी है। Now all the powers in the world and Asia are trying to box them within South China Sea. बट ये भी हमें मानना पड़ेगा कि अगर हम पहले से कंपैरिजन करें तो उन्हें जो रशियन बॉर्डर की तरफ से थ्रेट है वो घटी है। For example, in 1971, despite repeated requests of Nixon administration as well as Pakistanis, they did not send troops towards Indian border. Reason was that in 1969 they had clashed with Soviet troops in over that Ussuri River thing. तो बहुत सारे जो चाइनीज ट्रूप्स थे वो रशियन बॉर्डर पर कमिटेड थे। अभी रशिया के साथ उनके डिस्प्यूट्स अभी भी हैं टेरिटोरियल, लेकिन जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें किसी क्लैश के मतलब आसार नहीं है। बट ये बात भी सही है जो रोटर मैजिक सर ने अभी कही कि वो जो जिस किस्म के ट्रूप्स वो सोवियत फ्रंट पर यूज करते हैं उनको यहाँ पर एकदम जल्दी से लाकर यूज करना पॉसिबल नहीं है, कि बहुत सारे इश्यूज हैं, ट्रेनिंग के इश्यूज हैं, एक्लिमेटाइजेशन के इश्यूज हैं, और लॉजिस्टिक्स का तो उन्होंने इतना डिटेल में बोला ही है कि बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये बात सही है कि डिफेंस बजट उनका ज्यादा है, लेकिन वो इस समय इतना मैटर नहीं करता है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई गैप है भी उनकी हमारी कैपेबिलिटीज में, तो अगर आप इंडिया के डिफेंस एक्विजिशंस को देखें पिछले काफी समय में, तो वो कैपेसिटी बूस्टर और स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स इंडिया ने एक्वायर करने की कोशिश की है उस पावर गैप को फिल अप करने के लिए। आई वोंट नेम देम बिकॉज इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम एंड इट विल बी अ टेंजेंशियल डिस्कशन, बट हमने बहुत स्पेशलाइज्ड वेपन प्लेटफॉर्म एक्वायर किए हैं इस गैप को फिल अप करने के लिए, और वो इस गैप पर ही फोकस्ड है। Amazing. Now, just before I move on to one of the main, the last question we had, I just thought of one question that I'll ask Anurag bhai in this. अभी जो हमने बात किया था for the importance of the CPEC for them. Now, China एक ऐसी situation में है कि उसको CPEC को save, if they don't choose to save the CPEC,
or take the control over it, then they are always at the mercy of the Malacca Strait and the Sunda Strait. So और वहां पे इंडिया का अच्छा खासा प्रोमिनेंस है at that point of time. Now, does this explains why they are so interested to keeping the CPEC safe and secure along with them rather than trusting the Pakistanis on that, or they want that fully functional and safe? क्योंकि अगर वो नहीं होगा, then the Malacca and the Sunda Strait are the option for Bottlenecks. them on the trade. Yep. I think you kind of answered the question yourself. But yes, obviously, उनका काफी focus है इस पे, and there is one more small tidbit here which kind of got not that much noticed in Indian media and social media because of all that was happening. Recently, not very recently, but recently, they had actually put this guy, Asim Bajwa, who is a retired Lieutenant General of Pakistan Army in charge of CPEC, right? So that is like a big thing because, they are kind of straight away, dictating and putting, like a prominent military general to, ensure that it gets speeded up because, that was the Chinese shikayat ki bhai, you guys need to buckle up and, pull up your socks. So definitely वो focus तो है, and they would want to preserve it. It's their entry to warm waters, as we say. So yeah. Great. Now just क्योंकि आपने बाजवा जी का नाम लिया, to all our guys who are across the world, please here, do not order pizza from Papa John's. Because Asim Bajwa owns a franchise. So उनके लिए एक नया नाम भी आया था. So कोर कमांडर होते हैं, राइट, लेफ्टिनेंट जनरल्स. इनका आया था करोड़ कमांडर. कितने सारे करोड़ बना के बैठे हुए. बढ़िया बढ़िया. नाउ आपने आप सब लोगों ने एक चीज की बात करी थी, दैट वाज द तिब्बत का जो डॉक्ट्राइन था. नाउ इंटरेस्टिंगली आई जस्ट वांट टू शेयर एन एनेक्डोट. आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर लॉपसांग हियर, एंड स्ट्रेंजली एमनेस्टी ने उनको इनवाइट किया था टू लेक्चर, एंड ही शेयर्ड लाइक कैसे वो जहाँ जाते हैं, the Chinese embassy always somehow manage to get in touch and say, don't say anything controversial, anything. But when he shared the story about the Tibet, he said that वो लोग रोड लाए, और जब रोड लाए तो हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा क्या नाम है वेलकम किया, उनके लिए सॉन्ग्स गाए, and we never knew that after the silver coins on the same road जो उन्होंने हम लोगों के लिए तैयार की है, उसमें थोड़ी टाइम बाद उसमें टैंक्स आएंगे. So that was a very nice anecdote that I heard, and with especially around the news that we hear every day कि उन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया. That is pretty much saying like ब्रिटिश ने जो हमारे लिए रेलवे किए थे वो हमारे लिए नहीं किए थे, अपने रिसोर्सेज के लिए किए थे. तो मे बी जो वो रोड्स हैं वो आपके लिए नहीं है, उनके अपने लिए. Now moving to the last point over here, ये जो आपने तिब्बत डॉक्ट्राइन की बात की है, are we reading too much into it when we use SFF? Because this unit is specially made up of heavily made up from the Tibetan soldiers who choose to fight for us, and our deepest kind of a gratitude to the officer who just lost his life. An amazing man. We can't say much. So ये जो SSF का हमने इस्तेमाल किया है, स्पेशली स्ट्रेट आफ्टर जब उन्होंने अपनी तिब्बत के डॉक्ट्रिन की बात की है, are we trying to send a message or are we reading too much into it? I don't know what message are we basically sending, but मुझे लगता है कि मोदी जी जो भी करते हैं उसमें एक स्टेटमेंट जरूर मारते हैं. अब उसका रीजन क्या होता है, और मतलब एक माहौल बनता है तो बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक आप ये देखिए कि वो जिस तरह का ऑपरेशन था
वो ऑपरेशन करने के लिए कौन बेस्ट सूटेड रहता, तो प्रॉब्ली आंसर लाइज देयर एंड रोटर मैजिक जी कैन प्रॉब्ली एक्सपैंड दैट मच बेटर. Roto Magic भैया. Sorry, I was muted. Actually, Anurag ji is right that SFF के जो troops हैं, they're very suited for this kind of ops, and उनकी training भी, उनका जो वो तो son of soil है वहाँ पे, तो उनका advantage obviously है. But yes, I think because मेरा जो अंदाज है कि ये अच्छा से planned off था to take this feature अभी जो लिया इन्होंने, and they were handpicked कि message भी कहीं है. It is not an accident. They were there with a message कि China को after Xi's statement, definitely that message is much more important, very important कि आप तिब्बत को क्या फ्री आयरन क्लैड करेंगे, हम यहाँ पीछे आपके लिए तैयार हैं. तो ये मैसेज भी है इसमें कहीं ना कहीं. और आई एम वेरी हैप्पी टू सी SFF परफॉर्म बिकॉज इन्होंने बहुत बार किया, इनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलती. कारगिल वॉर में भी इन्होंने हमारा Exactly, right? किया है. एंड आई हैव सीन दीज बॉयज अप क्लोज DBO में, उनके साथ कुछ टाइम भी बिताया है, इनके ऑफिसर से भी को भी मैं जानता था. तो इनके लिए बहुत गहरा रेस्पेक्ट है. एंड दे लिव अ वेरी हार्ड लाइफ बिकॉज उन ऊंचाइयों में ये हमेशा वहीं रहते हैं. तो इनका तो खैर हैट्स ऑफ टू देम जो उन्होंने किया. एंड yeah, I agree कि this is something which they were trained to do, so they want to do the best people to do it. Great. दिव्या भाई आपको हाँ, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि जो SFF है, इसका जो गठन था वो इमीडिएटली आफ्टर 1962 वार जो डिबेकल हमारे लिए हुआ था, उसके इमीडिएटली बाद हुआ था, नवंबर 1962 में. और हो क्या रहा था कि 62 से पहले जो थी CIA तिब्बतन जो रिफ्यूजीज थे उनको यूज कर कुछ ऑपरेशंस चला रही थी. मतलब 20-20, 30-30 के स्क्वाड्स में तिब्बतन्स को ट्रेन वो कर रहे थे और उसके बाद उनको पैराड्रॉप कर रहे थे. और उस जमाने में ये सब ऑपरेशन जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान से हुआ करते थे. वो उस जमाने में बिल्कुल डिफरेंट डायनेमिक्स थी. अयूब जो थे वो अमेरिका से वो हेल्प चाहते थे इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर पर, और चाइना से इतना ज्यादा कुछ वो नहीं था. और वो जो पैराड्रॉप्स हो रहे थे, चाइना को भी ज्यादा पता नहीं था 1962 तक. उनको थोड़ा बहुत होगा अंदाजा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पता था. और वो जो पैराड्रॉप्स थे वो ज्यादातर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फेल रहे, अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सम वेरी वैल्यूएबल इंटेलिजेंस फॉर CIA. उसके बाद 1962 में डिबेकल हुआ और नेहरू ने एकदम मतलब एक भय वाली स्थिति में कैनेडी को चिट्ठी लिखी है कि हमको तो इतनी आपकी एयरफोर्स भेजी है, ये करिए वो करिए. वो एक हिस्ट्री है एक अलग. उसके बाद एक डेलीगेशन कैनेडी ने भेजा इंडियन नीड्स को असेस करने के लिए. उस दौरान जो सीक्रेट टॉक्स हुई, उसके बाद जो नेहरू ने ये नेहरू गवर्नमेंट को भी इतनी बुरी स्थिति थी कि जो नेहरू गवर्नमेंट इतनी मतलब अपीजमेंट चाइना का करती थी, उसको भी ये SFF तब बना. लेकिन हमने कुछ रिकॉनेसेंस और इधर उधर के छोटे मोटे ऑपरेशंस को छोड़कर कभी भी हमने कॉम्बैट में SFF को यूज नहीं किया चाइना के अगेंस्ट, जबकि वो एक इतना बड़ा एसेट हम बनाए रखे थे, लेकिन हमने उसको डिसमेंटल भी नहीं किया ऑल दीज इयर्स. जबकि बहुत बीच में पीस का भी टाइम हुआ, जैसा आपने शुरू में किया कि एक बुलेट भी इधर फायर नहीं होती है. सबके बावजूद भी हमने SFF को डिसमेंटल नहीं किया. हम लगातार नए रिक्रूट्स आते रहे, उनको ट्रेन करते रहे. अब जो ये यूज किया गया है SFF को कॉम्बैट में चाइना के अगेंस्ट, तो ये सर्टेनली एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे पास एक एसेट था जिसको हम रखे हुए थे आपके खिलाफ. आज हम इतने आफ्टर मोर देन 5 क्लोज टू 6 डिकेड्स वी आर नाउ अनलीशिंग इट अगेंस्ट यू. और ये बहुत बड़ा मैसेज है. और जैसा आपने कहा, जिस समय वीकेंड में मीटिंग हो रही थी तिब्बत पॉलिसी ग्रुप की और ऑब्वियसली चाइना में, और ऑब्वियसली ये इंडियन गवर्नमेंट को भी पता था कि अब तिब्बत के ऊपर इनकी मीटिंग होने वाली है. इतनी सब इंटेलिजेंस ये तो मतलब ओपन में रहती है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स. उस समय SFF को यूज किया जाता है इतने बड़े ऑपरेशन के लिए.
और देखिए ये बात ये समझने वाली है कि चाइनीज को कभी नहीं लगता था कि हम इतना बड़ा कोई रिटेलिएटरी स्टेप उठाएंगे। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है कि उन्होंने ब्लैक टॉप और ये जो सदर्न बैंक पे जो पोजीशंस थी, जब उन्होंने फिंगर एरिया को ऑक्यूपाई किया मई में, तो उस समय वो इसको भी ऑक्यूपाई कर सकते थे चाहते, और वी वुड हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता ही नहीं था कि इंडिया भी ऐसा कुछ कर सकता है। तो उस समय हमने तिब्बतन्स को यूज किया है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जिस समय शी वहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तिब्बत को इम्प्रेग्नेबल कर दो, तिब्बतन बुद्धिज्म का चीनीकरण कर दो, उस समय हम तिब्बतन्स को यूज करते हैं इन कॉम्बैट अगेंस्ट देम, तो वो बहुत ही बड़ा मैसेज है। और आज मैं पढ़ रहा था जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन का तो उनसे पूछा गया कि तिब्बत, यही क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि तिब्बतन्स को यूज किया, आपका क्या कहना है? तो वो कह रही हैं आई एम सो क्यूरियस, हमें तो पता ही नहीं है कि तिब्बतन्स भी हैं क्या इंडियन आर्मी की कमांड में। और वो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन उस पत्रकार से पूछ लिया, आपको डिटेल्स मिले तो आप हमें भी बताइएगा। सो इट इज ए वेरी वेरी बिग एम्बेरसमेंट, क्योंकि तिब्बत को इतना बड़ा वहां पर उन्होंने नाक का सवाल बनाकर रखा है, और एक बहुत बड़ा एक्यूजेशन वो उसको बताते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एम्बेरसमेंट है मेरे हिसाब से। ऑन अ लाइटर नोट, उसको तो क्या सीरियसली है, उसके तो नाम में ही रॉन्ग है। Right. Yeah. Now, that was pretty much it. Basically sums it up what we had. If there is any other questions from anyone to each other, or if there's anything they wants to add up, then Yeah. please feel free. Yeah, so I have a question. So basically, see, Roto Magic सर ने जो बोला कि जो अपना जो भी escalation जो है वो mostly logistics के perspective से, I mean whatever the perspective he gave. So now, do we see now, of course, ground troops level engagement will have a limitation of the logistics perspective, but what about the other means of dispute escalation, maybe over air? And other thing which I wanted to put to all to everyone is that how about other nations getting involved in this dispute? Because other thing which is very apparent is that US is definitely shooting on our shoulder. So do you see other nations also getting involved in this dispute if it becomes a limited war or a full scale war? Okay, so I'll take that first. If I understand, your first question was that while front में troops के लिए logistics is an issue, does it pose a challenge for other means of warfare like missiles or airplanes? Is that correct? Yeah, that's correct. That's correct. So ये है कि you don't use missiles in warplanes unless you have any particular strategic or military objective in mind. आप मिसाइल यूज करके किसी शहर को ध्वस्त करके या किसी एयरफील्ड या टारगेट को ध्वस्त करके अचीव क्या करना चाहते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो, बिकॉज अगर आपके ट्रूप्स उसको फॉलो अप नहीं कर सकते, यू विल नॉट गेन दैट टेरिटरी, दैट विल बी रिपेयर्ड एंड एनिमी विल बी और वॉट एवर कंट्री यू आर फाइटिंग अगेंस्ट विल बी रेडी टू यूज दैट फैसिलिटी. ऑफकोर्स कुछ फाइनेंशियल डैमेज और कुछ समय के लिए तकलीफ होगी, कुछ लोग मरेंगे हमारे, तो ये सारा गेन, बट डज इट रियली गिव यू एन ऑब्जेक्टिव अपार्ट फ्रॉम गेटिंग इंटरनेशनल? मतलब लोग आपको बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी करने लगेंगे, आप हल्का सा कुछ करते हैं आपको ऐसे ही लोग अब इतना चिढ़ गए कि छोटे छोटे चीज़ों पे आपको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, आप इसको एस्केलेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगा, अनलेस देयर इज अ प्रॉपर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कि आपको करना क्या है. आप मिसाइल अटैक करके मान लीजिए लेह टाउन में आपने मिसाइल अटैक कर दिया या आपने लेह एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये तो सीरियन वॉर में अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एयरफील्ड पे अमेरिकन वेंट बॉन्कर्स, 64 या 65 उन्होंने मिसाइल्स लगाए थे उस एयरफील्ड पे एक ही दिन में, एंड नेक्स्ट डे द एयरफील्ड वाज फंक्शनल. एक दिन के लिए भी वो डाउन नहीं हो पाया पूरी तरह से. 24 आवर्स के अंदर सीरिया जैसी कंट्री उस एयरफील्ड से दोबारा एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही थी, सारे एयरक्राफ्ट भी डैमेज नहीं हुए. तो आप ऑन द वेरी प्रिसाइज मिसाइल स्ट्राइक्स हुए थे, 64 ऑफ देम, काफ़ी बड़ा नंबर था. अमेरिका ने शायद मिलियंस बिलियंस डॉलर्स उसमें खर्च किए होंगे, लेकिन उनको गेन 24 घंटे का भी नहीं मिला.
सिर्फ एक मैसेज दिया उन्होंने सीरिया को कि हम तुमको मार सकते हैं, तो वो तो सीरिया को पहले से पता था। तो कोई मिलिट्री एडवांटेज एक्चुअली अमेरिकन को नहीं मिला उतने पैसे खर्च करके। ये चाइना के ऊपर भी लागू है, ये रूल, ये लॉ हमारे ऊपर भी लागू है। हम चाइना पे मिसाइल स्ट्राइक करके क्या अचीव करना चाहते हैं? जब तक मेरा कोई टारगेट है ऐसा जिसको मेरी फौज यूज कर सकती, मैं किसी ब्रिज को उड़ा रहा हूँ, मैं किसी रेडार को उड़ा रहा हूँ, मैं किसी मिलिट्री कैंप को उड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ फ्रॉम माई ग्राउंड ट्रूप्स, उसको कैप्चर करना है, उसको डिसेबल करना है, क्योंकि हम कुछ दिन और वहाँ पे कुछ एक्शन कर रहे हैं ताकि वो हमें डिटेक्ट नहीं कर सकें, तो रीजन सेंस बनता है, अदरवाइज इसका सेंस नहीं बनता है। सेकेंडली, ग्राउंड ट्रूप से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स एक्चुअली आपको मिसाइल चलाने के लिए चाहिए, ज़्यादा लॉजिस्टिक्स आपको एरोप्लेन उड़ाने के लिए चाहिए। आदमी को तो आपको खाना पानी और वो गोलियां देनी होती हैं बंदूक के लिए, आपको एरोप्लेन को तो खाना पानी मतलब उसका फ्यूल और ल्यूब्रिकेंट्स तो देना ही है, उसका पायलट भी है, उसको भी बना के रखिए, क्योंकि वो पायलट अब बहुत ज़्यादा ट्रेन रिसोर्स है। आपका इक्विपमेंट का कॉस्ट बहुत है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको 15-20 आदमी पर प्लेन लगाना पड़ेगा, और फिर उसका फ्यूल सप्लाई आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए रेडार चाहिए, क्योंकि वो बिना रेडार के उड़ेगा नहीं, आपको रेडार को भी मैन करवाना है। उसके बाद ये सारे चीज़ होने के बाद आपको उसको एवैक्स का सपोर्ट देना पड़ेगा, एयर रिफ्यूलर का सपोर्ट देना पड़ेगा। वॉर टाइम में एक अकेला एयरक्राफ्ट इज यूजलेस, आपके 20-24 एयरक्राफ्ट का पैकेज उड़ता है हमेशा। आपने देखा होगा बालाकोट स्ट्राइक में हमारी तरफ से और उसके अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से भी स्ट्राइक पैकेजेस बहुत बड़े बड़े आए थे, छोटा नहीं आया था, वही वैसे ही ऑपरेशन ही होता है। तो वो सारा लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा है, ह्यूमंगस, मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्लेटून का पूरी कंपनी आप 120 लोगों की आप मार्च करते हैं, उसका लॉजिस्टिक्स वर्सेस आप एक एयरक्राफ्ट पैकेज लॉन्च करते हैं, इट्स इक्वल टू सप्लाइंग अ ब्रिगेड। इतना ज़्यादा उसमें रसद लग जाता है, उसकी प्लानिंग उतनी एक्सटेंसिव होती है, क्योंकि आपके बेस्ट और मोस्ट कॉस्टली एसेट्स उसमें यूज हो रहे हैं। एक एक हवाई जहाज $100 मिलियन प्लस है, तो आप बहुत बड़ा रिसोर्स लगा रहे हैं। मिसाइल्स के साथ दूसरा भी प्रॉब्लम है, मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, तो आप उनके लिए बहुत सारा डिकॉयज बनाते हैं, उनके लिए शेल्टर्स बनाते हैं, उनको हाइड करके रखते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना, उनको ठीक से हैंडल करना, क्योंकि जब वो यूज़ नहीं हो रहे हैं तो उनको हैंडल ठीक से करना पड़ता है। लॉट ऑफ एक्सप्लोजिव्स बहुत सारे फ्यूल के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप स्टोर करके रखते हैं। मिसाइल कैन गो बैड, मिसाइल कैन मिसफायर, और ये होता है डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशन, ये सब होता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लॉजिस्टिक्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इवन हियर। चाइना के साथ प्रॉब्लम सिर्फ ग्राउंड लॉजिस्टिक्स का नहीं है, उनका एयर लॉजिस्टिक्स का भी प्रॉब्लम है। एंड वाई आई से दिस इज कि आप समझ लीजिए आपको दिल्ली में लैंड करना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, और आपको ले में लैंड करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। रनवे लेंथ ले में मैं डबल कर दूँ, वही जहाज दिल्ली में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 300 लोगों को लेके लैंड करेगा, ले में 150 लोगों को लैंड करेगा। तो आप जितने भी चीज़ आप बाई एयर ला सकते हैं वो तिब्बत में बहुत कम आएगा, ले से भी 1 किलोमीटर ऊपर है। ले का एवरेज, ले का एयरफील्ड इज 3.2 किलोमीटर्स, तिब्बत का एवरेज ऑल्टीट्यूड इज 4 किलोमीटर्स। तो आप समझ लीजिए कि 800 मीटर और ऊपर आपको लैंड करना है, आपका पेलोड कैपेसिटी अक्रॉस बोर्ड कम हो जाता है, reduces. और टेक ऑफ में इसका पेनल्टी इससे ज़्यादा है, लैंडिंग से ज़्यादा पेनल्टी आपको टेक ऑफ में लगती है। नेक्स्ट, उनका बाई सी जो भी सप्लाईज आता है बाई सी, उनको वॉरफेयर के लिए भी बहुत कुछ लाना होगा विदेश से, फ्यूल लाना पड़ेगा, ये भी वो सब बाई सी आ रहा है, लैंड रूट से अभी नहीं है उनके पास एक्सेस। तो वो हम ब्लॉक कर सकते हैं मलाक्का से, वो नहीं कर सकते हैं। अभी हाल में ही मैंने एक नेवल ऑफिसर को ऐसे मजाक में कह दिया कि भाई वो भी तो कर सकते हैं, तो नेवल ऑफिसर तो बुरा मान गया है कि इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो तुम, हवाई जहाज उड़ाते थे तो ये नहीं समझ सकते कि उनके शिप्स, उनकी कितनी भी वो शिप्स ऐड कर लें, हमारा एक शिप काफ़ी है मलाक्का में उनके हर शिपिंग मिलिट्री शिपिंग को डिसेबल करने के लिए, और साथ में एनी कॉन्वॉय, मर्चेंट कॉन्वॉय को रोकने के लिए, क्योंकि उनको बहुत छोटा फ्रंटेज मिलता है। इट डजंट मैटर वो 200 शिप लेके आ जाएं, लड़ने के लिए एक ही शिप आगे आएगा, क्योंकि वो जगह बहुत कम है मलाक्का के पास। और मलाक्का को अवॉइड करने के लिए जो उनको स्ट्रेट्स लेना है, वो लंबा रास्ता इतना लंबा है कि वो फाइनेंशियली अनवायबल है, और दूसरा कि वो ऑस्ट्रेलियन एरिया से क्रॉस करता है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी आजकल वो कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहे हैं, तो वहाँ भी मुसीबत ही है। ऐसा भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया उनको फ्री पास दे देगा। As तो per them, they are white trash. हाँ, आज ही निकला है वो न्यूज़, तो मैंने आज ही पढ़ा कि वाइट ट्रैश हो गए हैं ऑस्ट्रेलियंस। तो ऑस्ट्रेलियंस को अब अपना कुछ करना पड़ेगा उस उपाधि को डिजर्व करने के लिए। अभी तक तो किया नहीं है, बट लेट देम डू समथिंग टू चाइना देन।
My understanding is कि Chinese are in a bad state, bad shape in all respect when it comes to logistics, and this we all know. उनका जो ये तड़फड़ाना है, ये सारा डिजिबूटी में बेस बनाना है, पाकिस्तान में गवादर में बेस बनाना, अब चाबहार में ईरान के साथ या श्रीलंका में, हमने बतौता में, अब म्यांमार या थाईलैंड के साथ जो बातें चल रही हैं नए वाटर चैनल पे, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, इन सब के लिए इनका जो ये है वो बेसिकली ऑल्टरनेट रूट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इवन इफ आई सी ग्वादर उनके लिए अवेलेबल है, तो भी ग्वादर से आप सप्लाई कैसे करेंगे वॉरफेयर, जो कि अक्सर चीन में चल रहा है. वो भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स है. वो भी पहले आपको ग्वादर तक लाना पड़ेगा और फिर वहां से भी आपको बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगने वाला है. लॉजिस्टिकल नाइटमेयर. This is a bad situation for China if you look at from a logistics point of view, and the 62 lesson where they had to withdraw because of logistics issue. When they ran out of, winter was coming and passes were closing, उनके पास तरीका नहीं था अपने soldiers को equip करके रखना, उनको रसद पहुंचाना, और from a winning situation the soldiers would have just surrendered. I mean लड़ना छोड़ देते वो जिस हालत में वो पहुंचने वाले थे. तो this is something which China remembers, and China of course does not fancy itself fighting with an army which is prepared. अगर हम unprepared होते तो अलग बात. I have a question for Rotor Magic sir. जो 62 में जैसे आप कह रहे हैं ना उनको विड्रॉ करना पड़ा बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, लेकिन 62 के बाद से जो मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, विंटर क्लोथिंग, मतलब हर तरह की जो एयर लॉजिस्टिक्स हैं उनमें जो एडवांसमेंट हुआ है, उनकी कैपेबिलिटी में भी ऑब्वियसली एडवांसमेंट हुआ है. तो क्या अभी भी वो इतनी बड़ी डिसएडवांटेज पर हैं जितना वो 62 में थे ड्यूरिंग द विंटर्स? दिव्या जी, आप ये समझिए कि एक तरह का एस्केलेशन लैडर ही है ये भी, टेक्नोलॉजी भी. अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी इंक्रीज किया तो हमने भी किया, और उनको अगर कुछ एडवांटेज हुआ टेक्नोलॉजी से तो हमें भी हुआ. तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनको नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ा, उनको और अगला स्टेप लेते जाना पड़ा, और हमसे आगे हैं इस समय, कोई डाउट नहीं है उसका. इसमें मैं कभी भी आर्ग्यू नहीं करूंगा कि वो हमसे आगे नहीं है टेक्नोलॉजी में. लेकिन हम भी काफ़ी आगे हैं. हमने भी अपनी तैयारियां बढ़ाई हैं, हमने भी उनके लिए चैलेंजेस या जो डिफ़िकल्टीज थी वो एस्केलेट कर दी हैं. तो उनको अभी भी रसद तो उसी माप में चाहिए या उससे ज़्यादा ही चाहिए. प्लस 62 के साथ एक अलग स्टोरी भी थी कि 62 में वर्ल्ड वाज नॉट सो कनेक्टेड. आप एक दिन बाद या 2 दिन बाद अखबार में आपके पास न्यूज़ आता कि ये हुआ या वैसा हुआ. आज इंस्टेंट न्यूज़ निकल रहा है, और चाइनीज जिस तरह से कॉन्शियस हैं कि उनके बारे में क्या इमेज है. आप चाइना वायरस बोल के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो बोलने पे अटैक हो गया, तो आप बोल के देखिए कि चाइना को मतलब कुछ नेगेटिव बोलने से उनको प्रॉब्लम होता है. ऐसे सिचुएशन में कमिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर दे कैन एक्चुअली हैव अ फेस लॉस, मैसिव फेस लॉस, इज अ थ्रेट दैट विल हैंग ओवर देम एवरी टाइम, और दे विल नॉट टेक अ रिस्क ऑफ दैट सॉर्ट कि एक भी रिवर्सल उनका कहीं रिपोर्ट हो जाए. So how do they ensure that they don't come into a situation where someone gets isolated? और कुछ लोग फंस जाते हैं, चाइनीज सोल्जर्स हम उनकी पूरी तरह फंसा लेते हैं. आज भी सबसे बड़ा थ्रेट हम वही यूज़ कर रहे हैं कि आपके होस्टेज हमारे पास हैं, और ये जो थ्रेट है ये उनके लिए बहुत लाइव है, उनके लिए बहुत रियल है. हम ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरह से होता है, हम अपने बंदे का ओन अप कर लेते हैं सबसे पहले. हमको गालियाँ दो, हम सबसे बुरा न्यूज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम सबसे नेगेटिव न्यूज़ हमारे बारे में वो हम खुल के एक्सेप्ट करते हैं. तो वी आर नॉट सो ससेप्टेबल टू डैमेज बिकॉज ऑफ दैट. वी विल टेक इट. एंड एनीवे इस समय क्योंकि हम चाइनीज अग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए इस एग्रेशन को इस सिचुएशन में नहीं पहुंचने के लिए एक ही तरीका है कि लॉजिस्टिक्स हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन करें, और उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता मुझे. Okay. Great. I think we've been talking for over nearly 1.5 hours. We originally scheduled for 45. So if everybody is not very tired of speaking anymore, I can stop the recording now, or have you got any more kind of questions? I have no मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी लेना चाहे तो ले सकते हैं. अच्छा, हम अभी जिस तरह से हम जो भी गलवान में हुआ या फिर अभी जो रिसेंटली परसों हुआ है उससे पहले हम उसको देखते हैं मोर ऑफ अ चाइनीज प्लान कि यार चाइना हमारे में कोशिश कर रहा है कि वो हमारा DSTV रोड बंद जो हमारा काम चल रहा है उसको रुक पाएगा, या फिर सिक्किम में कुछ कर देगा तो पॉलिटिकल डिसीजन. अब इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देखते?
कि भाई नाउ सी सिंस हम लोग भी इतने कमजोर नहीं है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक जो हमारा एम है हम उसको मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे हम फिर से अगेन वही वही चीज पे हम आ जाते हैं कि भाई अगर चाइना ने हमारे साथ डीएसडीओ पे ये कर दिया तो हम भी कुछ कर सकते हैं। मतलब इस पे क्या है, मतलब हमारा एम क्या हो सकता है इसमें। भाई जैसे अगर हम वॉर में भी जाते हैं तो हमारा एम सिर्फ इतना तो नहीं होगा कि हम सिर्फ अपना जो बॉर्डर है हम उसको डिफेंड करेंगे। हमारा एम और फर्दर क्या हो सकता है। जैसे एक मतलब जो मुझे समझ आता है कि भाई अगर हमें सस्टेन करना है, मतलब आगे थोड़ा जाना है, तो हमें वाटर भी चाहिए। जैसे तिब्बत जैसे है, फ्रेश वाटर का इतना अच्छा सोर्स है, तो इस टाइप का हमारे पास क्या है ऐसा, व्हाट कैन वी डू, हमारा क्या मोटिव हो सकता है इस सब। एनीवन कैन टेक इट। May I? I mean, हाँ sorry, Anurag ji also and Divya ji also, please do come in on this, and Mal ji aap bhi. Basically, मेरा ये my whole reaction to whatever was being discussed is basically based on the news cycle. News cycle में break कैसे किया गया कि Chinese are in control of the action that is happening. तो हम तो reactive हैं, हम तो रिएक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्शन के, हम बेसिकली एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं, और एटलीस्ट अभी तक नहीं कर रहे थे। अब मेरे को लग रहा है कि देयर इज सम एजेंडा बीइंग सेट। व्हाट कैन बी गेन्ड अगर हम चाइना से अगर कॉन्फ्लिक्ट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज लिबरेशन ऑफ अक्साई चिन दैट ऑलवेज सिट्स ऑन एवरीवन्स माइंड कि उसको लिबरेट करो, और जो भी इधर भी लद्दाख एरिया भी उन्होंने जो कैप्चर किया है उसको भी वकेट करवाओ। दैट इज वेरी मच ऑब्वियस। साइड बेनिफिट कुछ लोग तो पूरी तिब्बत मांगते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूरी तिब्बत लेनी है तो क्या तिब्बतन्स रेडी हैं हमारे साथ, उसके लिए हमने तैयारी की है, बैकग्राउंड में पॉलिटिकल तैयारी वो सब चाहिए, वो तो हमारी अभी नहीं है। तो वॉर तो अभी इमिनेंट है, आप अभी शुरू करके वो तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये है कि हमारा थ्रेट चाइना से जो है उसको कितना कम कर सकते हैं। तो वो थ्रेट आता है नॉर्थ में, अक्साई चीन के नॉर्थ में टूवर्ड फ्रॉम काशगर, एंड वो जो हाईवे है वहाँ जो शख्सगाम के थ्रू जाता है इनका काराकोरम हाईवे, उसको कट ऑफ करना। और ईस्टवर्ड्स जो वाटर शेड्स हैं जितने, चाहे वो इंदस हो, मानसरोवर हो, या जितनी भी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है ब्रह्मपुत्र की, फिर या इरावदी या मिकोंग नदी, मिकोंग तक, मैं यांगसे पे नहीं, मैं लेकिन मिकोंग तक के वाटर हेड्स जो हैं इनको अगर हम कंट्रोल कर लें, बट दैट इज अ मैसिव स्केल वॉर यू आर टॉकिंग अबाउट। That's a massive The scale. moment we talk about these things, we are talking of a scale of war which is very likely to go even nuclear. I mean, that is the kind of loss that China is not, as of now, ready to take without, responding with all its ability and capability. तो मैं सोच रहा हूँ कि as of now, taking a proactive action on China going for full scale war is against our other desire, and that other desire remains Gilgit-Baltistan. That presently we hold off China while we continue to focus on how to take back Gilgit-Baltistan. In my view, that should, because militarily even US cannot handle, even if US kind of military power can't go full scale with China here and full scale with another power in the other direction somewhere else. So, and Gilgit-Baltistan will be a big operation if ever we do a military operation. Unless they hand it over to us, we will have to do a military operation. तो गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि आप अगर कारगिल वॉर इमेजिन करें तो वो एक लाइन ऑफ रिजेस थे, एक सिंगल line of bridges which we took 4 to 5 months to capture. Of course, we put some limitations on us. So if those limitations would not have been, maybe we would have 1/3 the time. तो जो 4 महीना लगा वो हमें शायद 1 महीना 1 हफ्ता लगता। आप वही लॉजिक लगा लीजिए, GB is a series of Kargil ridge lines right until the Wakhan corridor. आपको जो टाइम लगेगा उसको कैप्चर करने में, it will not be 4 to 5 months. The whole campaign will last maybe couple of years. And you might gain the important points earlier, but the resistance won't stop. It will continue for some time. It will be a very messy war by any understanding, unless of course there's a complete, we are able to engineer a complete secessionist situation. The warfare itself will be very long. So we must be prepared for that. And by focusing on China or being aggressive on China, we are kind of reducing our military alternatives for GB. My take. I'm sure you can please. Right. If I have a slightly alternate view here. I agree with you that obviously going for those water bodies or sources right now, obviously we are not prepared, and also anything on the eastern side would definitely involve a nuclear response from China. But with that being said, what can be our objectives right now? Our objectives, of course, number one, we should
kind of get rid of this whole LAC thing on the Ladakh side at least. So we basically secure ourselves. We basically secure DSDBO road permanently. So there should not be any possibility remaining of Chinese coming again and threatening it from wherever, right? So that is one. And we basically take over Sakshgam Valley. So what happens is, if you kind of make the CPEC a redundant in the sense, like it's a failed project. If it becomes a failed project, if China gives it up, I don't think we will probably need a military campaign or at least of that significance, because Pakistan will rapidly disintegrate if it happens. वो आखिरी दिन का वो सीपेक का ही पकड़ के खड़ा हुआ बचा हुआ है. Once it goes and China basically thinks that it's not a strategic asset anymore, we don't need to invest in Pakistan, it will be gone. It anyway will go, but it will, the whole process of disintegration will become more rapid. So that is my objectives. One is basically securing DSDBO road. If we can achieve it through pushing them out of Aksai Chin, well and good. If not, at least that part has to be maintained. Taking that Sakshgam Valley and dominating Karakoram pass. Dominate to anyway हम अभी भी कर सकते हैं, but taking that and making CPEC redundant is what I would want to basically do. दिव्या जी, your views? हाँ my views 1963 में जब इन्होंने वो हैंड ओवर किया शाक्सगाम वैली चाइना को पाकिस्तान ने, और उनका जो एक एग्रीमेंट है, हालांकि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो कश्मीर डिस्प्यूट जब सॉल्व होगा तो ये पार्ट जिस पार्टी के पास आएगा उससे हम बात करेंगे, चाइना ये कहता है उस एग्रीमेंट के अंदर. तो अगर हम इस सिचुएशन को इस तरह से, मतलब देखिए अभी तक क्या हुआ है कि कश्मीर का सॉल्यूशन पाकिस्तान में ढूंढने की कोशिश हम करते रहे, लेकिन वो जो कश्मीर प्रॉब्लम थी वो पाकिस्तान की क्रिएटेड नहीं थी. वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक हिमालयन एरियाज में और पामीर्स में सेंट्रल एशिया विद सेंट्रल एशिया एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर बनाया गया था बाय वेस्टर्न पावर्स. तो कश्मीर का रूट कॉज पहले वेस्ट में था. After we got defeated in 1962 and next year when Pakistan handed over parts of Kashmir to China from where they built this Karakoram highway, China became the main stakeholder of the Kashmir dispute. तो अब इस सिचुएशन अब देखिए 1971 में क्या हुआ था कि हालांकि हमारा फोकस नहीं था, लेकिन इंडियन आर्मी मेड ए डैश ऑन सम पार्ट्स ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान. हमने वो तुर्तुक वगैरह के कुछ विलेजेस और वो कैप्चर किए थे, लेकिन वो बात वहीं फिर रुक गई थी. तो अभी के समय में जैसा रोटर मैजिक सर ने भी बोला कि फुल स्केल वार वो बहुत न्यूक्लियर तरफ ले जा सकती है, और इवन अमेरिका कांट थिंक ऑफ गोइंग फुल स्केल विद चाइना. तो इस समय पर क्या है, वो जो सिंबॉलिक डिफीट्स जो है ना और एम्बेरसमेंट्स वो बहुत मैटर करते हैं. अगर हम आज सपोज एक डिस्ट्रिक्ट भी सपोज या 10 विलेजेस भी गिलगिट बाल्टिस्तान के कैप्चर कर लें सपोज, तो वो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हो जाएगा और चाइना के लिए भी बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हो जाएगा, जैसे कि अभी ब्लैक टॉप के मामले में हो रहा है. आप देखिए जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो ब्लैक टॉप पर हमने किया है उसको कैसे कवर किया है. यूके में का एक कोई पेपर टेलीग्राफ था, तो उसने कहा कि पूरे चाइनीज कैंप को इंडियन ट्रूप्स ने कैप्चर कर दिया. तो वो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है. और वो जो डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं अब हम वो बदल रहे हैं. अभी तक हम पाकिस्तान से वो डिस्कस करते जा रहे थे और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था. क्यों? क्योंकि वो असली जो स्टेक होल्डर है वो तो चाइना है उसके पीछे. पहले वेस्ट हुआ करता था, लेकिन वो वेस्ट ने अब अपनी पॉलिसी बदली है क्योंकि इंडिया की वो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और राइज ऑफ इंडिया जो कुछ है उसकी वजह से. तो अब क्या है कि आगे जो इस सब क्राइसिस के बाद जो बातचीत होगी वो चाइना से होगी, और वो ये जो सीपीईसी के लिए जो थ्रेट है वो आई थिंक कि जब तक ये क्राइसिस रिजॉल्व होगी हम बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाले हैं मिलिट्रीली.
तो अब चाइना को कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि सीपैक जो है वो कोई अब सिक्योर नहीं रह जाने वाला है, और जो बात अनुराग भाई ने बोली है कि वो रिडंडेंट वाली पोजीशन में हम पहुंचा देंगे, तो अल्टीमेटली जो 1963 में जो इनकी डील हुई थी वो कहीं ना कहीं उसमें कोई रीएडजस्टमेंट चाइना को देर सवेर करना पड़ेगा, और उसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान विल हैव टू फॉलो द सूट. And from my point of view, what everybody has said, जो हर एक ने कहा, like I haven't got anything to add, but I have got just one perspective जो अभी दिव्या भाई ने कहा. I probably see it like that कि हम लोगों ने we have taken a leaf out of their book, and उनका Chinese का एक proverb है कि kill the chicken to scare the monkey, and this is exactly what we might do. कि हमने चाइना के साथ जो हमारा बिहेवियर रहा है एंड हाउ वी आर काइंड ऑफ, क्या नाम है, जो रिटेलिएट हो रहा है, इसका असर हमको चाइना से ज्यादा उन छोटे छोटे देशों में मिलेगा हु आर सीइंग चाइना एज अ होप, और जिनका एक बहुत जिनके ऊपर चाइना का एक बहुत एग्रेसिव स्टैंड था कि वी आर द सुपर पावर. हर एक महीने में उनका कुछ आता है, दे आर काइंड ऑफ टेस्टिंग द रेल गन्स, उनका एक स्टेल्थ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उन पे ये ज्यादा असर होगा. एंड स्पेशली फ्रॉम द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक वील बी इन अ बेटर बार्गेनिंग प्लेस नाउ, वेयर वी कैन से दैट तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे, हम तुम्हारे मालिक से बात कर चुके हैं. मतलब वी आर इन दैट काइंड ऑफ अ पोजीशन नाउ, एंड वील बी एबल टू, उनसे हम बहुत we might be able to have a better deal there. इसमें चूंकि हमने हम लोग ये मिलिट्री ऑप्शंस और ये सारी चीजें, एक्टिव जितनी भी पावर्स हैं हमने वो डिस्कस किया. जैसे चाइना के पास में जो पैसे पावर है जो हमारे पास नहीं है, पैसे पावर जैसे जो थिंक टैंक्स हैं उनका एक्सेस है चाइना को, चाइना उनको फंड करता है. जो वर्ल्ड वाइड जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं चाइना ऑलमोस्ट उनको फंड करता है, चाहे हमारा बॉलीवुड हो या फिर जो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी जैसे आज 118 ऐप और बैन कर दिए हैं. तो जो चाइना के पास जो पैसे पावर है हम लोगों को प्रवोक करने की, भाई इंडिया के अंदर तो वो लोग कर सकते हैं कुछ अनरेस्ट क्रिएट करने की, या फिर जो हमारी फॉल्ट लाइन्स है उनपे कुछ क्रिएट करने की, तो हमारे पास उसका क्या रहेगा. जी अब अगर हम वॉर में जाते हैं तो फिर हमारी भी सारी फॉल्ट लाइन्स वो लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो उनका जो पैसे पावर है हम उसके साथ में कैसे डील करें. आई थिंक वो तो एक हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट एंड लाइक हिस्सा है. वी कांट डू टू मच अबाउट इट apart from just being strict on our law and order issue. जहाँ तक रही पर्सपेक्टिव की बात on soft power about movies and everything, one can understand now it will be very hard for some Bollywood heroes to certainly come and say कि हमारी मूवी अचानक से चाइना में हिट हो गई आउट ऑफ, तो उनके लिए भी वो हार्ड होता जाएगा. Now the position with India is as such, and again I've got 3 or 4 very smart brains over here, but how I see it as that even in US, China has been turned into such an enemy that nobody will be able to actively align with them. Matlab, the Trump has done the bad mouthing of China to such an extent, I don't see Joe Biden also aligning with them immediately. And same thing I see in India as well. I'll just say one thing. अनुराग जी ने बहुत अच्छा एक point निकाला था वो शक्सगाम वैली का. On a military, because I come from military, so I keep going back to the military point. Shaksgam is a very interesting option for us. While it is on the western part of the glacier, and there is an actual division between Karakoram Pass से लेके बीच में glacier, and then comes Shaksgam. So there is this 2 different part of it, but we do have direct access to Shaksgam from the glacier. Or it will be a great possibility. I mean, it is militarily possible कि हम लोग directly Shaksgam पे attack कर सकते हैं. It is a military, it's a difficult ops, but it can be done. And I don't think China is very well deployed there. और ये एक surprise होगा, and obviously it is something which I'll leave it to our military planners, but I don't think ये हमारे capability के beyond है. हम ये कर सकते हैं.
और एक बार शख्सगाम कट गया और शख्सगाम उनके कंट्रोल से हट जाता है तो सीपेक इज ऑब्वियसली डेड. सीपेक नीड्स every part of it to be connected, otherwise CPEC is dead. CPEC पूरी तरह से एक बॉटलनेक है हर जगह. तो यहाँ पे ही अगर हम CPEC काटने में तैयार हो जाते केपेबल हो जाते हैं तो इट्स बैड स्टोरी फॉर पाकिस्तान. सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ हम जो भी सोचें, एंड आई थिंक कि हम लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि पाकिस्तान डिसॉल्व हो जाएगा. आई विल अट्रैक्ट ऑल ऑफ योर अटेंशन टू सीरिया, लिबिया and similar countries like Iraq, Afghanistan. इनकी हालत इतनी खराब है और इनकी सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर स्टेट्स को डिसॉल्व होने का कैपेबिलिटी होता तो ये सब बहुत पहले हो जाता. They are beyond that. They are beyond that और ये लोग डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं. स्टेट्स डोंट डिसॉल्व लाइक दैट. स्टेट्स को डिसॉल्व करने के लिए जो विल था वो एक बार 71 में हमने दिखाया. And इसका ईस्ट टिमोर आई थिंक इज द ओनली अदर, एंड एरिट्रिया, ईस्ट टिमोर एंड एरिट्रिया. अदरवाइज आपको कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा है जहाँ पे ये क्रिएट हुआ विदाउट हैविंग ऑल द ग्लोबल पावर्स एग्रीइंग. आई मीन बांग्लादेश हमने क्रिएट किया, बट अदरवाइज एरिट्रिया एंड ईस्ट टिमोर वे क्रिएटेड बिकॉज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एग्रीड, और अदरवाइज वो नहीं एग्री करते तो ये दोनों क्रिएट भी नहीं होते. यहाँ भी पाकिस्तान के साथ भी वही है. देखो सिक्योरिटी काउंसिल 100% ऑन बोर्ड नहीं है. वो डिसॉल्व करने की अथॉरिटी सिर्फ हमसे ना हो पाएगा. मतलब ये इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज वी क्रिएटेड प्रेशर. मेरा ये अंडरस्टैंडिंग. आई मीन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव डिफरेंट टेक ऑन इट. मेरे हिसाब से डिसॉल्व इस तरह से नहीं होगा. एट सम पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर मच बियॉन्ड जस्ट फाइनेंशियल एंड सोशल जो सिचुएशन है विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट कंट्री. I think I'm very, very sorry to interrupt, but for Pakistan, I think it's a whole kind of a different ball game, and we might actually need a different show to actually discuss what's there. Exactly. That's a different beast. So what I am saying is that for us to, as of now, in military perspective only, as of now, I know our army is very good and everything, but I see this as two major military operations. One is to vacate the fight of China, and then is the Gilgit-Baltistan operation. Are we militarily in a situation where we can take two very big military operations successively or simultaneously? We can do it defensively. Can we do it aggressively? क्योंकि एक तरफ आप चाइना पे अग्रेसिव, और अगेन द मोमेंट यू आर एन अग्रेसर आपका लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर आपके लिए भी है. बोथ चाइना बॉर्डर पे और पाकिस्तान बॉर्डर पे अगर अग्रेशन करना है एक साथ तो बहुत बड़ा चैलेंज है. इंडिविजुअली भी चैलेंज है. तो आपको ये सारे फैक्टर्स अपने अंदर समझना होगा कि डिफेंसिव वॉर्स बीइंग डिफरेंट, हम डिफेंड तो कर सकते हैं, हम डिफेंड दोनों के अगेंस्ट एक साथ कर सकते हैं, बट जब अटैक करने की बारी होगी कि हम अलग अलग भी करें, पहले चाइना फिर पाकिस्तान, तो ये बहुत मुश्किल है. चाइना में जब हम वेकेट करने जाएंगे अक्साई चिन तो आपको रूटॉग लेना पड़ेगा. एक जगह है रूटॉग जो पेंगयांगसो के ईस्टर्न एंड पे है. एक शहर है, छोटा सा कस्बा है. बेसिकली इट्स अ मिलिट्री गैरिसन ऑल अक्रॉस. वो की है. वहीं से चाइना 62 में भी अक्साई चिन कैप्चर करने के लिए जो लोग आए थे उसके बियॉन्ड आए थे, वहीं से बेसिक नोड वही था. रूटॉग इज द मेन सप्लाई सोर्स, और वो बहुत अच्छी तरह से मतलब जोग्राफिकली बहुत वेल लोकेटेड है. इट काइंड ऑफ कम्स इन अ बाउल. हिल्स हर तरफ से हैं, एक तरफ लेक है, आपके पास बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं है. लकीली अभी जो स्पैंगर गैप कैप्चर हुआ वो स्पैंगर सो से एक रास्ता वहाँ पहुँचता है, एक रास्ता पेंगयांगसो से वहाँ पहुँचता है जो हमारा एक्सेस बनता है, और तीसरा रास्ता बनता है देमचौक से. आप एंगारी घुस के G219 लेके आप पहुँच सकते हैं रूटॉग. वो भी G219 छोड़ना पड़ेगा आपको रूटॉग जाने के लिए फाइनली. बट ये 3 अप्रोचेस आप यूज़ कर सकते हैं, और मिलिटरीली रूटॉग कैप्चर करना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए. अगर हम कर लेते हैं तो दैट विल बी द एंड ऑफ चाइनीज ऑक्यूपेशन ऑफ अक्साई चिन. रूटॉग इज द की. आई मीन यू टेक रूटॉग, यू आर डन विद चाइना, बट दैट विल बी अ बिग ऑपरेशन. और उसके बाद आपको अपने सोल्जर्स को ब्रेक देके फिर जीबी ऑपरेशन पूरा लॉन्च करना है. एंड माइंड यू, जीबी ऑपरेशन जो कैप्चर करना वर्सेस पीओके या एलओसी पे डिफेंड करना, अलग स्टोरी है, अलग रिक्वायरमेंट्स हैं आपका. इट्स अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर जो हम बात कर रहे हैं. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस समय हम चाइना को मोर ऑफ अ होल्डिंग वॉर सिचुएशन. इट्स जस्ट टू बैड फॉर अस कि इन्होंने अभी ये टाइम चूज किया. इट्स जस्ट टू बैड फॉर अस. किसी और समय अगर हमारा जीबी वाला इशू सॉल्व हो जाए तो हम तो
we will be more than ready to actually be in an aggressive mood. But I think the more I think about it, कि हमें अभी चाइना को होल्डिंग सिचुएशन में रखना है, immediate gains करके as far as possible hold करें. We concentrate on GB. Once GB dissolves, China's interest in Aksai Chin also reduces. Their interest to GB Aksai Chin is also related to what's happening in CPEC or Gilgit-Baltistan or Pakistan. Great. No, I think there is not much I could have agreed more. Divya bhai, you want to add? just one very short point I would like to add. जो हमने शुरू में बात की थी कि पिछले 3 दशक से हमने खुद को स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट में रखा, अभी हम क्या कर रहे हैं, एंड वी विल डू इट इन इंस्टॉलमेंट्स. अभी एक बार में नहीं होगा. अभी जैसे कि हमने थ्रू सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड थ्रू पुलवामा हमने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट सिखाया है. नाउ वी आर फोर्सिंग आवर एडवर्सरीज टू रिमेन इन स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट. अभी हम जो चाइना कर रहा था उसको हम जो रिवर्स कर रहे हैं इस समय, जो हम काउंटर मेजर्स ले रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं चाइना को कि तुम जो कर रहे थे वो कितना फ्यूटाइल है और तुम बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट झेल सकते हो इसकी वजह से, ये जो तुम कर रहे हो. और इसलिए हम चाइना को भी फोर्स करने वाले हैं आगे अगले 10-20 साल के लिए कि वो भी स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट वो एक्सरसाइज करें, ना कि हम एक्सरसाइज करें. एब्सोल्युटली. एंड जो रोटो मैजिक का भैया ने पहले बात करी थी कि वी आर गोइंग इनटू अ गेम ऑन हु ब्लिंक फर्स्ट. सो वी सी कि हमने जो अभी किया है, डज द चाइना ब्लिंक्स और it treats as a lost opportunity like we treated the Galwan. But who knows what lies in the future. A small answer to what Shivam bhai was saying about the passive power of China into ours is that to keep our nation safe and secure is not just a job of the people on the borders, it's a job of everyone. So please, agar aap pe kuch aa raha hai ya kuch aap pe propaganda aa raha hai, which is a legitimate warfare kind of a technique which the China uses. If the official newspaper of the China can use a clipping out of Top Gun into their propaganda, then anything is possible there, right? So please do not fall into that. Be informed. Don't be misinformed. My huge thanks to everyone. I'd like to close it up now, especially to Divya bhai for all the inputs he have gave. Anurag bhai, who has joined, Kalpesh bhai, it's absolutely out of turn for the questions you have asked. And huge thanks to Roto Magic bhai, who gave a very great insight. And especially to Shivam, I would like to give a thanks. Out of this talk show, he's a great guy. He is in self-isolation for quite a few days, trying to keep the friends and family safe from Corona. But I can assure you, anytime you need a help, he's only a tweet away and he'll be there. So thank you for that. And thanks everyone. Bye-bye.